यूपी पीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का पीसीएस सर्कल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीसीएस सर्कल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल, सिंपली आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए पीसीएस सर्कल। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हमारा एक दूसरा चैनल भी है आईएएस सर्कल, दोनों का टेलीग्राम भी है और यूट्यूब भी है, तो आप दोनों को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात यह कि आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये है कि आप एक ईयरफोन का यूज़ करेंगे। अपने हिसाब से वीडियो का स्पीड आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इस वीडियो को एक ही बार में पूरा देखिए। अप्रॉक्सीमेटली 2 या ढाई घंटे का ये होगा टोटल वीडियो। तो एक बार में बैठिए, आप इस वीडियो को पूरा देख डालिए, तो इससे आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कई टॉपिक आप ना मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो आप वहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी कम कर लें। दूसरा ये है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे कि आपका यूपी का फास्ट रिवीजन हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पीटी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और फिर हम लोग मेंस गाइडेड प्रोग्राम में मिलेंगे, जो कि पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का होगा, जो कि 18 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से पीटी दीजिए और पीटी में अच्छे अंक लाइए, जिससे कि हम लोग मेंस के लिए मिल सके फ्री में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस सर्कल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के जीके के बारे में, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम यूपी के जीके को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट दे दें, जिससे कि आप सभी इसको कंप्लीट पढ़ लें। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना एक ईयरफोन का यूज़ करना है। दूसरा ये है कि आपको इस वीडियो को बस केवल ध्यान से सुनना है। आपको मैं ये वाला पीडीएफ अपने टेलीग्राम के चैनल पीसीएस सर्कल पर दे दूंगा, आप जाके इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई विल से कि आप पहले इस वीडियो को आँख बंद करके देखिए, या फिर आँख खोल कर देखिए, या फिर आँख बंद करके सुनिए, लेकिन आप एक ईयरफोन का यूज़ करें, जिससे कि आपको सब कुछ चीज़ें साफ साफ समझ में आए। दूसरा ये, अगर आपको ये लगे कि आवाज़ काफ़ी तेज़, मतलब कि स्पीड कम या ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्पीड को यूट्यूब पर कम ज़्यादा भी कर लेना, जिससे कि आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं यूपी के जीके के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी का एक सामान्य परिचय, ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ है, जबकि न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। बट इलाहाबाद को अब क्या बोलते हैं? अब हम बोलते हैं इसको प्रयागराज, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब उसके बाद अगला है, भारतीय संसद ने 9 नवंबर 2000 में, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से सेपरेट हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है, ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या वो बेसिकली यहीं पर रहता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा वाटर होगा तो वहाँ पर अच्छे खासे संसाधन होंगे, वहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छी होगी, तो वहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है कि विश्व में केवल 4 राष्ट्र, जैसे कि चीन हो गया, यूएसए हो गया, और भारत हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, जिसकी जनसंख्या यूपी से ज़्यादा है। बाकी यूपी की जनसंख्या जितने भी अन्य देश हैं सबसे ज़्यादा ही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर यह है कि यूपी के, अगर हम यूपी के आसपास के जो ज़िले हैं या फिर जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उसकी बात करें तो एक तो देखो नेपाल लगता है, हमने ऑलरेडी यूपी के मैपिंग सेक्शन में इसको देख लिया है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, प्लस मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऑलरेडी यूपी के जो यूपी का मैपिंग वाला वीडियो था वहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे राज्य में, मतलब कि यूपी के राज्य में लोकसभा की कुल क्या सीटें हैं, तो ये है 80 है, ठीक है। उसके अलावा राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और जो हमारा हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, ठीक है। और यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं टोटल। ऑल राइट, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें यूपी में जो ज़िले हैं वो हैं 75, और यहाँ की जो राष्ट्र भाषा है, राजकीय भाषा है, ये क्या है? उर्दू और हिंदी। उसके अलावा यहाँ का जो एरिया है 240 928, ठीक है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है सारस है, और क्या है? हाँ, क्रोंच है। और राजकीय पशु है बारहसिंगा, और जो यहाँ का राजकीय फूल है वो क्या है? पलाश, या फिर इसको हम टेसू भी बोलते हैं, ठीक है।
ओके। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। और यहाँ का जो चिन्ह है वो है एक वृत्त में एक धनुष होता है, तीर होता है और उसमें फिश होती है। ठीक है, तो ये यूपी का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर एक फिश है, दो फिश है सॉरी, एक धनुष है और उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है। ठीक है, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या है। उत्तर प्रदेश, ओके। उत्तर प्रदेश दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यूपी के सेंसस की, तो यूपी की कुल जनसंख्या इतनी है। तो देखो ये चीज़ आप याद मत करना क्योंकि आप इसको भूल जाओगे, बट आप ये याद कर लेना 16.51% यूपी की जनसंख्या कितनी है? इंडिया की 16.51% सिर्फ यूपी की जनसंख्या है। और यूपी में जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? यूपी में जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या है 52.28, मतलब 52.28%। और जो फीमेल हैं उनकी संख्या है 47.72%। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आयु वर्ग में 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो 15.41% है। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.70% है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा फिर यह है कि जो शहरी जनसंख्या है वो 22.3% है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या है, हम अगर बात करें कि शहरी जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या परसेंट इतना है। ओके, अच्छा। यहाँ पर क्या था? कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में और देश की कुल नगरीय जनसंख्या का। ओके, तो ये वाला चीज़ आप लोग छोड़ देना, ये वाला मतलब कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा अगला है पॉइंट ये है 2011 के दौरान, मतलब 2001 से लेकर 2011 के दौरान जो औसत दस की वृद्धि थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना है? 20.22%, राइट। ठीक है, ओके। उसके अलावा 2001 से 11 के दौरान औसत दस की वृद्धि में कितनी हुई थी गिरावट? वो 5.63% थी। ठीक है, 2001 से लेकर 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? 19.31%। और जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 21.23%। अब देखो यार, अगर यूपी की जो जनसंख्या है वो मतलब कि जो औसत रेट है वो है 20 दशमलव समथिंग है, और अगर मेल्स का है 19.31, तो जाहिर सी बात है फीमेल की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि 21.23, यानी कि जो फीमेल का जो सेक्स रेशियो है, मतलब कि जो यूपी का सेक्स रेशियो है वो अच्छा हुआ है, राइट। अच्छा, उसके अलावा फिर है 2001 से लेकर 11 के दौरान महिलाओं की वृद्धि पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो जाहिर सी बात है 1.92%, बिकॉज जो 19 दशमलव कुछ था और ये 21 दशमलव कुछ था। ठीक है, तो देखो एक बात यह है कि हमको तो पेपर नहीं देना है, तो जाहिर सी बात है हम इस डेटा को याद नहीं रखेंगे, बट चूंकि आपको पेपर देना है तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए कि कितना रहा था रेट। 19.31% कितना था मेल्स का औसत वृद्धि दर, और फीमेल का था 21.23। तो आपको ये पूरा आफ्टर द पॉइंट आपको याद रखना है। और देश के सभी राज्यों में मध्य दस की वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? तो यूपी का स्थान था 14th नंबर था यूपी। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यूपी का घनत्व कितना था, तो यूपी का जन घनत्व था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हालांकि आपको डेटा याद रखना है बिकॉज ये डेटा भी चेंज तो हो गया होगा, बट हम यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात करेंगे जब तक हमारा 2021 या 2022 का सेंसस आ नहीं जाएगा। 2021 से लेके 11 के मध्य यूपी के औसत जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? तो ये हुई थी 139। ठीक है, 139 हुई थी ये। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है जनसंख्या घनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि राज्य और यूटी की यहाँ भी बात हो रही है। तो यूपी का स्थान कितना था? तो ये था, एक सेकंड, जनसंख्या मामले में देश के सभी राज्यों और संघ प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान था 9वां। तो ये डेटा आप याद मत रखना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और यूपी का एवरेज सेक्स रेशियो कितना था? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको यूपी का सेक्स रेशियो जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, ये है 912। उसके अलावा अनुसूचित जनजातियों का सेक्स रेशियो 907 था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुसूचित जनजातियों मतलब कि एसटी कम्युनिटी का सेक्स रेशियो 951। एक चीज़ आप किसको ऐसे याद रखना, 912, देखना यहाँ पे 912। ठीक है, उसके अलावा 907, उसके अलावा 951, 951। आप बस ये तीन डेटा ऐसे याद रखना, 912, 907, 951, 912, 907, 951, 912, 907, 951, 912, 907, 951। फिर ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिर है कि सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग यूपी में जो साक्षरता दर है वो है कितनी है?
तो यूपी की जो साक्षरता दर है, एक सेकेंड, ये है कि 2011 से लेके ओके 2001 से लेके 11 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 की हुई थी। ठीक है, तो जो चलो यार, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हटा देना। और जो यूपी का औसत साक्षरता दर कितना है, ये 67.70 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद फिर है 2011 से लेके, सॉरी 1 से लेके 11 के मध्य यूपी की औसत साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई, तो 11.31। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, बिकॉज यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है, जिसमें से जो मेल का साक्षरता दर है वो 77.3 है और फीमेल का जो साक्षरता दर है वो 57.2 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यूपी की जनसंख्या का अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़े कौन कौन से सिटी हैं, तो देखिए उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर सबसे, यहाँ पर ये डेटा रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर की बात हो रही है। ओके, लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, बट जो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर ये बोल रहा है कि प्रशासनिक आंकड़े यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे टोटल 75 ज़िले हैं। ठीक है, और जनगणना में टोटल 71 ज़िले शामिल थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी ये डेटा आपको छोड़ देना है। 10 लाख से अधिक टोटल 7 शहर हैं। ठीक है, बाकी ये कितने तहसील हैं, कितने नगर निगम है, न्यायपालिका, पंचायत, ये सब डेटा आएगा नहीं, आप सब इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जनसंख्या, तो हाँ यहाँ पर आप ये देखो कि अगर हम बात करें कि ज़िले के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आपका है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर है मुरादाबाद। ठीक है, हम लोगों ने मैप में देखा था कि मुरादाबाद कहाँ पर है, फिर गाज़ियाबाद, राइट, और उसके बाद फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले प्रयागराज, ये हमारा यूपी का है मैप, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर है हमारा प्रयागराज, यहाँ पर है मुरादाबाद, यहाँ पर है गाज़ियाबाद, उसके बाद फिर यहाँ पर है आजमगढ़, उसके बाद फिर यहाँ पर है लखनऊ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब अगर बात करें कि यूपी में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका है महोबा में है। ठीक है, उसके बाद चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ पर है, चित्रकूट यहाँ पर है। ठीक है, महोबा कहाँ, वो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमीरपुर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती यहाँ पर है, क्योंकि ये सबसे छोटा, मतलब ये काफ़ी छोटा ज़िला है। उसके बाद फिर है ललितपुर, क्योंकि ये वाले एरिया जो है ना, यहाँ पर बुंदेलखंड, मतलब कि यहाँ पर पानी की समस्या है, प्लस यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है नहीं बहुत अच्छी, और ये गंगा से काफ़ी दूर है, राइट, और यहाँ पे जो क्षेत्र हैं, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें बहुत कम होती है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये बस याद करने के पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर यह है कि लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। यूपी में सर्वाधिक पुरुष कहाँ रहते हैं, तो आपका है प्रयागराज, उसके बाद फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर और लखनऊ। हम लोगों ने जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा था, तो इसमें यहाँ पे आजमगढ़ था। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ वही है, बस केवल यहाँ पे आजमगढ़ की जगह कानपुर नगर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको ध्यान होगा। उसके बाद सर्वाधिक महिला कहाँ पर है, ऑफकोर्स प्रयागराज, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर। यूपी में फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सॉरी, आपका जो इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, यहाँ पर फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर है मुरादाबाद है। ठीक है, उसके बाद फिर है लखनऊ। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज पेपर में ये सब चीज़ें डायरेक्टली आ सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, राइट, तो ऑफकोर्स आपका प्रयागराज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूछ रहा है कि उसके बाद फिर मुरादाबाद है, फिर सीतापुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर बरेली है। ठीक है, तो अगर हम यूपी के मैप की बात करें, तो ये हमारा यूपी का हो गया मैप। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर है हमारा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, मुरादाबाद यहाँ पर है, सीतापुर यहाँ पर है, यहाँ पर है लखनऊ, यहाँ पर है आजमगढ़, यहाँ पर है बरेली, यहाँ पर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने हमारा यूपी का मैप वाला चीज़, मतलब वीडियो अच्छे से देखा होगा, सो दैट आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। उसके बाद फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यूपी का जो, एक सेकंड, ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि 10 की वृद्धि दर वाले जिलों में, राइट, सर्वाधिक जिले कौन सा, ये है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर, यानी कि हमारा जो नोएडा वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद फिर है गाजियाबाद, उसके बाद फिर है श्रावस्ती। ठीक है, और अंतिम 3 जिले कानपुर नगर है, हमीरपुर है, बागपत है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 10 की वृद्ध वाले जिले, मतलब कहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब 2001 से लेके 2001 से लेके, एक सेकंड,
2001 से लेके 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, तो सबसे पहला था गौतम बुद्ध नगर, बिकॉज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, या फिर बिकॉज़ नोएडा वगैरह है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, यूपी के लोग वहाँ पे बस जाते हैं, फिर वो अपना इलेक्शन वगैरह वहीं पे वोट वगैरह देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर गाज़ियाबाद, बिकॉज़ ये दिल्ली के पास में लोग जॉब के सिलसिले में वहाँ जाते हैं, फिर वो अपना डेटा वहीं पर शिफ्ट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि श्रावस्ती ये आपका नेपाल वाले रीजन में है, मतलब कि यहाँ पर है, ठीक है, यूपी का ये वाला हिस्सा है। तो एक तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये है कि अंतिम 3 ज़िले, तो कानपुर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2001 से लेकर 11 के बीच में। फिर हमीरपुर, हमीरपुर कहाँ पर है? ये आपके झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, ये जो महोबा के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर है महोबा, यहाँ पर है हमीरपुर, उसके बाद फिर है बागपत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा पेपर तक। उसके बाद फिर ये है कि जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो देखो यूपी की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लैट वगैरह अब ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर लोग जाते हैं, तो फ्लैट वगैरह लेके रहते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद फिर वाराणसी, वाराणसी को आप इसको ऐसे ऐसे याद रखो कि वहाँ की जो गलियाँ होती हैं वो बहुत सकरी हैं, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर है लखनऊ, ठीक है। अच्छा, अंतिम 3 ज़िले ललितपुर है, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद फिर सोनभद्र है, बिकॉज यहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा है। हमीरपुर है फिर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें, एक बात मैं ये बोल दूँ कि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ याद करने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, आप इसको सच मत मान लेना। सच का क्या पता क्या है रीज़न, बट सच्चाई यही है कि आपको ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, सो दैट आप इसको पेपर में टिक कर सको। उसके बाद फिर ये है कि साक्षरता, मतलब जो हमारे यूपी की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, मतलब वो जो साक्षरता है वो 67.7% है, ठीक है। तो सर्वाधिक जिले जो कि साक्षर है कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है और औरैया है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले हैं, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है, ठीक है। आप सभी इसका नोट्स अच्छे से आई होप बना लिए होंगे, या फिर आप इसका नोट्स आप इस वीडियो को देखते देखते बना लेना, जिससे कि चीज़ें आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें मेल की साक्षरता, यानी कि जो पुरुष हैं वो कितने साक्षर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये ऊपर नहीं जा रहा है यार, ओके, ऊपर ये चला गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारे मेल हैं, तो जाहिर सी बात है आपको डेटा याद होना चाहिए कि कितने परसेंट मेल यूपी में साक्षर हैं, तो जाहिर सी बात है ये है 77.3। ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि सर्वाधिक मेल कहाँ पर साक्षर है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर, मतलब कि आपका ये नोएडा वाला एरिया है, औरैया है, फिर इटावा है। यहाँ पे जो इंसान है, मतलब जो पुरुष हैं, वो सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। उसके बाद अंतिम 3 जिले, ऑफकोर्स श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर का लोकेशन कहाँ पर है? ये यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करें फीमेल, कि फीमेल सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पर है, तो फीमेल की बात करें तो देखो, जो सर्वाधिक 3 राज्य जिले हैं वो है कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उसके अलावा जो अंतिम 3 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है। देखो अंतिम 3 जिलों की अगर हम बात करें, सॉरी, हम अगर सर्वाधिक 3 जिलों की बात करें तो उसमें जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों बहुत साक्षर हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है वो सिटी है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ पे लोग जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो ये संख्या ऊपर आ जाएगा। और अंतिम 3 जिले, जाहिर सी बात है यार, जहाँ पे पुरुष अनपढ़ हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ की फीमेल्स भी तो, मतलब हाँ, डेटा भी उनका तो वैसे ही होगा ना। उसके बाद फिर है बलरामपुर और फिर उसके बाद फिर है बहराइच, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि यूपी में जो सेक्स रेशियो है, अगर हम बात करें यूपी का सेक्स रेशियो कितना है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है। यूपी का सेक्स रेशियो है 912, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यूपी का जो सेक्स रेशियो अगर वो 912 है, तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ कहाँ पर है, तो वो है जौनपुर। जौनपुर का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके। उसके बाद फिर है आजमगढ़, फिर है देवरिया, यानी कि यूपी ईस्टर्न वाले 3 जिले हैं, पूर्वांचल वाले इस सेक्शन में आते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद जो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है, वो है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर सेक्स रेशियो तो बहुत ही कम है। उसके बाद फिर है बागपत और हमीरपुर, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है बागपत और हमीरपुर में, ठीक है। हालांकि ये दोनों ज़िले थोड़े दूर दूर हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कानपुर नगर, ठीक है। तो ये 3 ज़िले देखो ये वाला डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कहाँ पर सेक्स रेशियो कैसा है, उसके बाद जो मेल और फीमेल का क्या एजुकेशन स्टेटस है, तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस डेटा को अच्छे से याद कर लेना। हम तो कहेंगे कि आप इसको हर रोज़ सुबह शाम दोपहर आप इस डेटा को देखो, आप इस वीडियो को 2 3 या 4 बार देखो, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारा डेटा रट जाए, ठीक है। उसके अलावा आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लो, सो दैट आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो देखो एक तो ये है आपका गाजियाबाद, ठीक है, लखनऊ और कानपुर नगर। और अंतिम 3 जिले जहाँ की जनसंख्या मतलब सबसे कम है, राइट, तो वो है, एक है आपका श्रावस्ती है, कहाँ पर है ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर है। और एक है चित्रकूट, चित्रकूट यहाँ पर है।
बिकॉज यूपी का जो यूपी एमपी के बॉर्डर पर है, उसके बाद फिर है कौशाम्बी, ठीक है, ये भी यूपी एमपी के बॉर्डर पर है, कौशाम्बी के ऊपर है चित्रकूट। आपने जो कौशाम्बी है वो चित्रकूट के ऊपर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने यूपी वाले मैप को बहुत अच्छे से देखा होगा। और हमने आपको पहले ये बोल दिया था जब जब हम यूपी का मैप वाला वीडियो स्टार्ट कर रहे थे अपने यूट्यूब के चैनल पर ही, तो हमने आप लोग को ये बोला था कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको यूपी वाला दूसरे पार्ट आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है यूपी में जो नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो ही चुका था, यस, ओके। उसके आप अच्छा, उसके बाद फिर है कि ग्रामीण जनसंख्या यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो देखो, अगर जो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो जो सर्वाधिक है वो है प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद फिर है क्या है, उसके बाद फिर है आजमगढ़, उसके बाद फिर है जौनपुर। और उसके बाद अगर हम बात करें अंतिम 3 ज़िले जहाँ पर मतलब सबसे कम लोग गांव में रहते हैं, बिकॉज गौतम बुद्ध नगर, बिकॉज ये पूरा एरिया ही शहर बन चुका है, राइट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गांव कम है। जब गांव कम है तो यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो कम होगी। उसके बाद फिर है महोबा, राइट, बिकॉज ये बहुत छोटा सा है। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ की जनसंख्या और भी कम हो जाएगी। फिर हमीरपुर का भी वही केस है, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा है, प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कम हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ये बात करें कि अनुसूचित जाति जनसंख्या, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ कहाँ पर है, तो यानी कि हम यहाँ पर बात करें एसटी, राइट, शेड्यूल, सॉरी एससी, एक सेकंड, ये ऊपर हो, ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एससी की, यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये अंतिम सॉरी सर्वाधिक 3 जिले कौन कौन सा है, सीतापुर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है प्रयागराज, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर है हरदोई, यहाँ पर एससी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। उसके बाद फिर अंतिम 3 जिले बागपत है, ठीक है, श्रावस्ती है और जीबी नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, बागपत में सबसे मतलब सबसे कम अनुसूचित जाति होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये है कि अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर है, तो अनुसूचित जाति हम लोगों ने इससे पहले देखा था, ये सर्वाधिक है। अभी हम लोग देखेंगे परसेंटेज में कि कौन से एरिया में परसेंटेज में अनुसूचित जाति सबसे कम और सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर है, कौशाम्बी में है, सीतापुर में है, हरदोई में है और सबसे कम बागपत में है, बरेली में, बलरामपुर में। देखो, एक बात मैं आपको बोलूँ, आप सब इसको भूल जाओगे, ठीक है। सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ कि आप सब इसको भूल जाओगे, ये आपको याद कैसे होगा, ये आपको तब याद होगा ना जब आपने पॉपुलेशन सेंसस को आपने जब सेंसस को एससी का एक साथ लिखा होगा, ओबीसी का एक साथ लिखा होगा, ठीक है। मतलब कि जो जनरल जनसंख्या होती है आपने उसको एक साथ लिखा, एससी को एक साथ लिखा, एसटी को एक साथ लिखा। उसके अलावा आपने इसको मैप के थ्रू भी याद किया, तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, अदरवाइज़ आप इसको भूल जाएंगे। अच्छा, एक बात और ये है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सोनभद्र जो है वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, अनुसूचित जनजाति, बिकॉज वहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सोनभद्र में सब ज़्यादा है, फिर बलिया में, फिर देवरिया में। अनुसूचित जाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और अनुसूचित जनजाति सॉरी अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहाँ पर है, बागपत में, कन्नौज में, बदायूं में है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें परसेंटेज में वो कहाँ पर है, तो देखो वो है आपका सोनभद्र में सब ज़्यादा है, उसके बाद फिर ललितपुर है, फिर देवरिया है। और सबसे कम कहाँ पर है, वो बागपत है, कन्नौज है और बदायूं है। मतलब बागपत में सबसे कम है, उसके बाद फिर कन्नौज में, उसके बाद फिर बदायूं में है, ठीक है। तो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, तो राज्य की पहली फीमेल सीएम कौन सी थी, तो वो है सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये फैक्ट है और ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा देश व राज्य की पहली राज्यपाल कौन सी थी, मतलब कौन थी, तो ये था सरोजिनी नायडू। तो ये दोनों फैक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद फिर अगला है सर्वाधिक बार यूपी की जो फीमेल सीएम थी वो कौन है, वो अ, सुश्री बहन मायावती थी, और ये सबसे ज़्यादा बार यूपी की सीएम बनी रही थी, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला विधान प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। उसके बाद ये सब आई होप चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा पहले। उसके अलावा जो पहले लोकायुक्त थे यूपी के वो कौन थे, विशंभर दयाल, ठीक है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था, फतेह बहादुर सिंह। अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर, तो पॉलिटी वाला जो हमारा था क्लास हमने उसमें लिया था, हालांकि वो मेरा क्लास किसी दूसरे चैनल पर था। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने इसका जिक्र यहाँ पर किया बिकॉज पॉलिटिकल क्लास मेरा कहीं और भी था, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है, ये है हमारा यूपी का कुल क्षेत्रफल इतना है, मतलब कि 240,928, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है, ओके। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, हापुड़ है। हापुड़ कहाँ पर है, हापुड़ आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, यहाँ पर कहीं पर हापुड़ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने यूपी वाला मैप हमारा अभी यूपी वाला वीडियो आपने देखा होगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि प्रदेश के सर्वाधिक मतलब जो प्रदेश में टोटल मंडल है वो 18 हैं, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ज़िला? देखो एक तो है आपका लखनऊ है, उसमें टोटल 6 ज़िले हैं, कानपुर में भी 6 ज़िले हैं, ये कानपुर ओके, उसके अलावा मेरठ यहाँ भी 6 ज़िले हैं। हम अगर बात करें लखनऊ का, इसमें लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके अलावा फिर ये कानपुर देहात, सॉरी जो कानपुर है इसमें कानपुर नगर और देहात, ये 2 हो गया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया। हम सभी ने जो हमारा मैपिंग वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पूरा मंडल ड्रॉ करके देखा है, तो आप सभी उस वीडियो को अवश्य देख लेना, सो दैट आप सभी का यूपी काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था मेरठ, इसमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, ये टोटल 6 जिले हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फैजाबाद, फैजाबाद ये आज की डेट में अयोध्या हो गया है, अयोध्या, ठीक है। फैजाबाद का अब जो न्यू नाम है अयोध्या, तो जाहिर सी बात है जो अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। और अगर हम बात करें अलीगढ़ की, तो इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमने एक अपने एक वीडियो में किया था जिक्र कि एटा में कौन सा बर्ड सेंचुरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पटना, पटना वाइल्ड लाइफ टाइगर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। कहाँ पर है ये? एटा में है, ठीक है। तो आप सभी इसको एटा मानना। अच्छा उसके बाद फिर अगला है आगरा। आगरा की बात करें तो इसके कौन कौन से इसमें ज़िले, आगरा मंडल में कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। उसके अलावा वाराणसी की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है। उसके बाद एक और है देवी पाटन। लोग ये नहीं जान पाएंगे कि ये है कहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली गोंडा में है, राइट। और जो इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? गोंडा है। देवी पाटन का हेड क्वार्टर कहाँ पर? गोंडा पर है। तो इसमें कौन कौन जिले हैं? गोंडा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच है, ठीक है। यहाँ पर यह है भी कि इसका जो मुख्यालय है वो गोंडा है। उसके बाद फिर है बरेली, ये है कहाँ पर है? बरेली है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत। उसके बाद फिर है मुरादाबाद। इसमें कौन कौन से? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। देखो चीज़ें आपको इसलिए याद होनी चाहिए बिकॉज हमने ऑलरेडी आप सभी को यूपी का मैप करा रखा है। तो अगर आपने वो सारा वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो गई होंगी। अदरवाइज़ ये बहुत ही टफ है बिकॉज मैं यूपी स्पेशल देखता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहाँ पे लोग जिनको मैप नहीं आता उनके लिए यूपी बहुत टफ हो जाता है कई बार पढ़ना ये सब चीज़ें। बट अगर आपने यूपी के मैप को अच्छे से किया है सारे मंडल वाइज, और यूपी के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, उनसे कौन कौन जिले टच होते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अच्छा उसके बाद फिर है हमारा प्रयागराज। हम इसकी बात करें तो इसमें कौन से? एक तो प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, कौशाम्बी। अगर हम बात करें चित्रकूट, तो इसमें चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। और उसके बाद आजमगढ़ की बात करें तो इसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये ज़िले। उसके बाद फिर आ जाता है आपका बस्ती मंडल, यहाँ पर है आपका बस्ती है, सिद्धार्थनगर है और संत कबीर, सॉरी कहाँ गया पेन, ओके ओके ये है, ओके। तो यहाँ पर ये है कि बस्ती में कौन कौन ज़िले हैं, तो यहाँ पर एक तो बस्ती है, सिद्धार्थनगर है और संत कबीर दास नगर है, ठीक है। उसके बाद फिर है झांसी। झांसी क्या है? झांसी है, ललितपुर है, जालौन है। उसके बाद सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये था हमारा यूपी के टोटल 18 डिवीज़न। और अब चलिए हम आगे देखते हैं कि मुख्यालय के भिन्न नाम, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमारा यूपी का स्पेशल चलता भी है ऑफलाइन में, हम ये चीज़ वहाँ भी नहीं दिखाते। तो एक सेकेंड, कुछ हो गया था, ओके। ये वाला चीज़ वहाँ पर एक सेकेंड यार, ये फ़ोन भी ना बड़ा परेशान कर रहा है, ओके। तो ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सभी इसको छोड़ देना। बट अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा यूपी का है जिले का नाम और मुख्यालय, ठीक है, अमेठी का गौरीगंज। आप लोग इसको छोड़ देना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करें। उसके बाद फिर हमारा अगला है तो नगर निगम वाले शहर, तो कौन कौन सा है? आगरा, सॉरी लखनऊ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली। उसके बाद फिर गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, मथुराबाद और शाहजहाँपुर। तो ये सब सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप सब इसको छोड़ देना। उसके बाद फिर ये है कि यूपी में नदी, ठीक है, झील और सिंचाई, भूगर्भ जलस्तर। तो मतलब कि हम यहाँ पे यूपी की ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रसूषित कौन सी जो गंगा नदी होती है कहाँ होती है, तो कन्नौज और वाराणसी में होती है। उत्तर प्रदेश की जो है रिवर गंगा, वो सब ज़्यादा कहाँ पर होती है प्रदूषित, तो कन्नौज में होती है, प्लस वो वाराणसी में होती है। और बीओडी मतलब कि ऑक्सीजन जो इसमें डिजॉल्व होता है, ठीक है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह होता है, वो कानपुर और इलाहाबाद में है। बीओडी का मुझे फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ। बीओडी एक तो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला, एक सेकंड मुझे याद करने दीजिए, काफ़ी दिन हो गया पढ़े एनवायरनमेंट। तो बीओडी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व ऐसे कुछ करके होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो के पिन
कमेंट को देख लेना। ओके, उसके बाद फिर अगला है, ये है गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर मिलता है, तो कानपुर और इलाहाबाद मिलता है। और शेरपुर मतलब कि बलिया, गाजीपुर, सैदरपुर और वाराणसी, सिरसा, इलाहाबाद, संगमपुर, इलाहाबाद का, ये सब चीज़ आप लोग हटा देना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद मत करना, बिकॉज यहाँ से इतना नहीं आता क्वेश्चन। मतलब आप अगर पिछले 15 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। सो आई विल नॉट से कि आप सभी इसको पढ़ो, बिकॉज हमको ये है कि हमको एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना है और प्रश्न को सही करना है। अच्छा, एक चीज़ ये, गंगा की क्या है लेंथ, तो ये है टोटल 900 किलोमीटर। वैसे गंगा की क्या लेंथ है, वैसे गंगा की लेंथ है 25-25 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 25 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, वो है बदायूं। तो ये चीज़ मतलब देख लेना आप लोग, मतलब कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि ऐसा ज़िला जहाँ पर गंगा नदी सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करती है, तो वो है बदायूं। उसके बाद फिर है यमुना कितने ज़िलों से होकर बहती है, तो यमुना टोटल 19 ज़िलों से होकर बहती है। और अगर हम बात करें गोमती नदी, तो इसके आसपास जौनपुर है, सुल्तानपुर है, लखनऊ है, ठीक है। और ये गोमत ताल से आती है, कहाँ से आती है, ये गोमत ताल से होती है, गोमत ताल, ठीक है। और ये फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद फिर अगला है कि क्या है, अयोध्या, गोला, बरहलगंज, बरहज, ये कहाँ पर है, ये सरयू तट पे है, ठीक है, सरयू तट पे। और ये कहाँ पर है, ये जो अयोध्या है, गोला है, बरहलगंज, ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें गोरखपुर और बरहज, ये कहाँ पर है, ये राप्ती नदी के तट पर है। तो आप सभी हमारा ज्योग्राफी वाला जो वीडियो है यूपी वाला, आप सभी वो एक बार देख लेना, हालांकि दूसरे चैनल पर वो था। तो चलो, हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएंगे लेके, तो आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद फिर अगला है बांदा। बांदा कहाँ पर है, ये केन तट पर है, राइट। उसके बाद फिर हमीरपुर, ये बेतवा के तट पर है। चित्रकूट कहाँ पर है, ये पयस्विनी या फिर मंदाकिनी के तट पर है। ये जो है ना, ये आपके एमपी से आती है ये रिवर, ठीक है। उसके बाद फिर सोनभद्र है, ये भी एमपी से आती है और ये सोन के तट पर है, ठीक है। उसके बाद फिर है मुरादाबाद, राइट। ये कहाँ से है, ये है आपकी रामगंगा के तट पे। ये कहाँ से आती है, ये उत्तराखंड से होके आती है, ठीक है। और ये जाके फर्रुखाबाद के आसपास से जाके आ, गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर है कि प्रतापगढ़, ये सई नदी के तट पर स्थित है। ये सब मतलब बहुत ही डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी चाहें तो हमारा ऑनलाइन बैच यूपी स्पेशल का कर सकते हैं, जो कि यूपी के पीटी के बाद होगा, ये एक्चुअली मेंस के लिए होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे पीसीएस सर्कल के चैनल को ज्वाइन करे रहें, या फिर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, सो दैट हमारे कोर्सेज की जानकारी वहाँ पे मिल जाए। उसके बाद फिर है संस्कृति की बात करें, तो ये है संस्कृति और स्थान कहाँ पर है, ये सहेत महेत, ये कहाँ पर है, ये है आपका श्रावस्ती में है। फिर है उसके बाद है राणा भर स्तूप, ये कहाँ पर है, ये कुशीनगर में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ पर है, धमेग, ये कहाँ पर है, ये सारनाथ में है। उसके बाद फिर ज्योतिषराम, ये कहाँ पर है, कौशाम्बी में है। उसके बाद फिर है कनक भवन, ये अयोध्या में है। देखो ये सब चीज़ें याद करने वाली, फ्रेंकली बोलूँ तो, और इसको आप बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर है कामदगिरी पर्वत, ये कहाँ पर है, ये चित्रकूट में है, ठीक है। कहाँ पर, ये चित्रकूट में है। उसके बाद फिर कहाँ पर है, ये कालिंजर दुर्ग, ये बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। 84 गुम्बद, ये कहाँ पर है, कालपी में है, ठीक है। उसके बाद फिर है जामा मस्जिद, ये मुरादाबाद में है। उसके बाद फिर है अटाला मस्जिद, ये जौनपुर में, ये काफ़ी फेमस है, बिकॉज मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो चीज़ें हमको थोड़ी सी ज़्यादा याद है वहाँ के बारे में। उसके बाद फिर है जामा मस्जिद, ये कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। और जामा मस्जिद एक आपका दिल्ली में भी है, ठीक है। उसके अलावा फिर 84 गुम्बद, ये कहाँ पर है, कालपी में है। वृंदावन मंदिर ऑफकोर्स ये मथुरा में ही होगा। जेके टेम्पल, ये कानपुर में है, ये बहुत फेमस है, बिकॉज अगर हम, चूंकि हमने आईआईटी जेईई की तैयारी भी वहीं से किया था कानपुर से, तो यहाँ पर मैं जा भी चुका हूँ। उसके अलावा फिर अगला है विश्वनाथ टेम्पल, ये बहुत ही फेमस है, ये कहाँ पर है, ये आपका वाराणसी जिला में है। उसके बाद फिर है देवी पाटन मंदिर, ये तुलसीपुर में है, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने एक देवी पाटन डिवीज़न भी देखा था, ये एक्चुअली ये नाम वहीं से आया है। उसके बाद फिर अगला है भारत माता मंदिर, ये वाराणसी में ही स्थित है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आ गया होगा, चीज़ें कई सारी चीज़ें आपको पहले से याद रही होंगी, आपका हो गया होगा रिवाइज। थोड़ा और देख लेते हैं। उसके बाद फिर है चित्रकार, और तो देखो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप लोग एक बार देख लो। विश्वनाथ मेहता, प्यास ऊट सृष्टि, कबीर सिंह बिष्ट, पड़ासी घसियारे गपशप, शिवानंदन नौटियाल, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सब चीज़ आपको याद, मतलब देख लो एक बार, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद फिर अगला है चुनारगढ़ की अनूप वेदिका, भर्तृहरि मुनि से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर अगला है कि संगीत, हम अगर बात करें संगीत की, तो एक बात ये देखो, संगीत की बात करें तो भारत खंडे संस्थान, तो ये यूपी का सबसे पुराना संस्थान है, ठीक है। उसके बाद फिर है ये सब आप छोड़ दो, ठीक है।
अगला है भारत खंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में ही है। ऑफ कोर्स ये 1926 में भी इसका निर्माण हुआ था। और ये 1926 में कहाँ पर है? प्रयाग संगीत समिति, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में, बहुत फेमस है। ये सिविल लाइन के पास में है, जहाँ पर आनंद भवन है वहीं पर है ये। उसके बाद फिर अगला है राज्य ललित कला अकेडमी 1962 में, कहाँ पर? ये लखनऊ में। उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी 1963 में लखनऊ में। फिर है भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में। देखो ये सब चीज़ें होना चाहिए पता आपको, बिकॉज आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर है राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 हवासी में लखनऊ, और इसी टाइम पे मतलब इसके आसपास ही 1990 में आई गेस उर्दू यूपी की द्वितीय राज्य की भाषा बनी थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान 1990 में लखनऊ में। उसके बाद फिर अगला है यूपी के प्रमुख संगीत के घराने। अगर हम बात करें आगरा घराना, तो इसमें आप ये देखो, इसमें ये आप ये 3-4 नाम याद रखो, अलख दास, मलूक दास, मधुरे रामा स्वामी। उसके बाद फिर है लखनऊ घराना, बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। ठीक है। उसके बाद फिर अगला है यार ये सब चीज़ें ना, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो कि ये सब चीज़ें आना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें इतना बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा। और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक ये आना चाहिए। और मतलब अगर मैं पिछले 10-15 साल के पेपर का जिक्र करूँ तो ये सब चीज़ें पहले आती नहीं थी। हालांकि जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जैसे आर ओ हो गया या फिर अन्य यूपी के एग्ज़ाम, वहाँ पर आ सकती हैं, बिकॉज वहाँ का जो लेवल होता है बिल्कुल रटने वाला होता है। बट ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। उसके बाद फिर अगला है रामपुर घराना। हम अगर बात करें रामपुर घराना की, तो यहाँ पे देखो उस्ताद अमीर खान। ठीक है। उसके बाद फिर है फतेहपुर सीकरी। ठीक, ये कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद के आसपास है। तो इनमें जो है जोरावर खान, ठीक है, ये लता मंगेशकर के टीचर रहे हैं। ठीक है। अली खान भी इसी घराने से हैं। उसके बाद फिर है भिंडी बाजार घराना, ये कहाँ पर? ये बम्बई में है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद फिर है इटावा धृत ध्रुव तारा जोशी, और ये सब चीज़ें आप छोड़ दो यार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अ, कलाकार और क्षेत्र हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, बांसुरी वंदन, नजीर खान, ये सब आप छोड़ दो, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग लोक नृत्य को भी छोड़ देंगे, नाट्य को भी छोड़ देंगे। राज्य के प्रमुख मेले, ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे यूपी के प्रमुख मेले। ठीक है। तो यूपी में वैसे ढेर सारे होते हैं मेले, बट हम लोग को यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देखना है। तो पहले मैं एक बार पेन का साइज़ चेंज कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर, ये वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूपी के फेवरेट मेले। एक सेकेंड। ओके। तो हम अगर बात करें यूपी में, तो देखिए जो हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट मेला है बटेश्वर पशु मेला, ये कहाँ पर होता है? ये आगरा में होता है, और ये ऊँट मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है ददरी पशु मेला, ये बलिया में होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद सबसे फेमस मेला है नौचंदी मेला, ये कहाँ पर होता है? ये होता है आपका मेरठ जिले में होता है। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है गुप्तेश्वर मेला, कहाँ पर होता है? ये हापुड़ में होता है। गुप्तेश्वर मेला हापुड़ में होता है। हरिदास जयंती मेला, ये मथुरा व फतेहपुर सीकरी वाले क्षेत्र में होता है। उसके बाद देवा शरीफ मेला, ये बाराबंकी में होता है। ठीक है। मुंडिया मेला, ये वृंदावन वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है। उसके बाद फिर है सैयद सालार मेला, ये कहाँ पर होता है? ये बहराइच में होता है। उसके बाद फिर है देवी पाटन मेला। ठीक है। हम लोगों ने इसका एक डिवीज़न भी देखा था यूपी स्पेशल वाले सेक्शन में। ये कहाँ पर होता है? ये होता है बलरामपुर में होता है। ठीक है। उसके बाद फिर है फाल्गुन मेला, ये रामपुर में होता है। कालिंजर मेला, ये बांदा में होता है। कैलाश मेला आगरा में होता है। नककटैया मेला वाराणसी में होता है। उसके बाद फिर है शाकंभरी देवी मेला, ये सहारनपुर में होता है। शेरो मेला, ये कासगंज एटा में होता है। और उसके बाद फिर होता है परिक्रमा मेला, ये कहाँ पर होता है? सीतापुर में होता है। परिक्रमा मेला सीतापुर से संबंधित है। आप सभी इसको मथुरा से मत कंपेयर कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है गोला गोरखनाथ मेला, ये खीरी में होता है। काफ़ी लोग इसको गोरखपुर भी डाल देंगे बिकॉज ऑफ गोरखनाथ टेम्पल। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। एक तो आपको ये वाला मेला परिक्रमा मेला और गोला गोरखनाथ मेला, ये मतलब ऐसे हैं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है गोविंद साहब मेला, ये कहाँ पर है? ये अंबेडकर नगर में होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है वार्षिक उत्सव। अगर हम वार्षिक उत्सव की बात करें तो देखिए सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। राम बारात उत्सव आगरा में होता है। ये
अयोध्या में काफ़ी लोग यहाँ पर इसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला है कांपिल्य उत्सव, फर्रुखाबाद में होता है ये। फिर है सरधना महोत्सव, ये कहाँ पर होता है, ये मेरठ में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो आप इसको एक बार दो बार ध्यान से देख लेंगे। वैसे आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा, तो ठीक है। उसके बाद फिर ये सबसे फेमस मेला है, ये तो सबको पता ही होगा, लट्ठमार होलिका के उत्सव के अवसर पर होता है, बरसाना मथुरा में होता है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है गंगा महोत्सव, ये वाराणसी में होता है। कजली महोत्सव महोबा में होता है। कबीर महोत्सव ये होता है आपका मगहर में, संत कबीर नगर में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है ताज महोत्सव, ये बहुत ही मतलब आसान सा है, ये कहाँ पर होता है, ये आपका होता है आगरा में होता है, फरवरी माह में होता है, राइट। उसके बाद फिर आता है लोकगीत। हम अगर बात करें कि यूपी में कौन कौन से हैं लोकगीत, तो ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर आल्हा करके बहुत फेमस है। उसके अलावा इसुरी फाग है, उसके बाद हरदौल है और पहमारा है, ये कहाँ पर है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। अच्छा, उसके बाद फिर है बिरहा और कजरी, ये जितने भी पूर्वांचल वाले क्षेत्र होते हैं, वैसे तो यहाँ पर सिर्फ वाराणसी और मिर्ज़ापुर है, बट जौनपुर वगैरह में भी होता है। जौनपुर हो गया और ये आपका क्या बोलते हैं भलिया वगैरह भी हो गया। चूँकि मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग के साइड ये बिरहा वगैरह खूब चलता है, बिरहा चलता है, कजरी चलता है। ये एक्चुअली जब ये बारिश का सीज़न आता है, जब ये धान की जब मतलब जब ये धान वाला फसल कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब ये धान को जब खेत में रोप देते हैं पैडी क्रॉप को, उसके बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर बारिश के टाइम पे। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है बहत्तर बील, कहाँ पर होता है ये रुहेलखंड में होता है। उसके बाद फिर रसिया और होली, ये कहाँ पर होता है, ये ब्रजभूमि में होता है। उसके बाद फिर ढोला है, ढोला कहाँ पर होता है, आगरा में होता है। फिर सोहर है, सोहर एक्चुअली ये अवध और पूर्वांचल दोनों जगह पर होता है। और ये जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में सोहर का गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्या है हमारा, जो फिर अगला है ये है रागनी, ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली पश्चिमी क्षेत्र में होता है, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में। ये भी काफ़ी फेमस है। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र में तो फेमस होगा ही, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है, हमारा कहने का सेंस है। उसके बाद फिर अगला है ढोला मारू, ये एक्चुअली सच बताऊं तो ये एक्चुअली यूपी का नहीं है, ये एक्चुअली में राजस्थान का लोक नृत्य है। किंतु ये आगरा, मतलब जो यूपी का वेस्ट वाला पार्ट है, आगरा हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ वाले रीजन में भी इसको गाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें फिल्म, ठीक है, तो अगर हम बात करें फिल्म की, तो प्रमुख सिने व्यक्तित्व कौन है, कैफी आजमी, ठीक है, कमाल अमरोही, पेपी मित्रा, मुजफ्फर अली। आप इसको एक बार छोड़ भी सकते हैं, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। जो चीज़ खास इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, और इन फ्यूचर जो भी आएगा हम उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता देंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है पर्यटन विकास की स्थापना, ये कब हुई थी, ये हुई थी आपका 1974 ईस्वी में। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। आप इसको ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले क्या होगा, पर्यटन होगा, ठीक है। जब एक बार पर्यटन वाली चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पर लोग सोचेंगे यार यहाँ पे सीन अच्छा है, यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है, तो आओ चलो हम यहाँ पर फिल्म का निर्माण करते हैं। तो राइट, तो सबसे पहले पर्यटन वाला चीज़ का विकास होगा, उसके बाद फिर चलचित्र मतलब कि फिल्म वगैरह का होगा निर्माण। तो 1974 1975 आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है संग्रहालय। अगर हम बात करें संग्रहालय की, तो यूपी में टोटल 14 राजकीय संग्रहालय हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ओल्ड वाला जो है वो है 1863 में उसकी स्थापना हुई थी। इसको बोलते हैं राजकीय संग्रहालय लखनऊ। उसके बाद फिर अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ये कहाँ पर है, ये आपको जगह याद होना चाहिए, एक तो गोरखपुर में है, दूसरा कुशीनगर में है, तीसरा सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला है ये है राजकीय जैन संग्रहालय, ये कहाँ पर है, ये देखो ये चीज़ आपका मथुरा में है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा क्या है अगला, और ये है अन्य मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली में लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है भारत कला भवन, ये कहाँ पर है, वाराणसी। अच्छा, ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ना, काफ़ी लोग इसको प्रयागराज भी मार देंगे, वहाँ पर आनंद भवन है, ठीक है। जो 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 इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहाँ पर आनंद भवन है, जो कि अब संग्रहालय बन गया है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगला है व्यक्तित्व, ये क्या है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, एटा में हुआ था, जो कि आजकल कासगंज के नाम से जो वाला एरिया है। और यहाँ पे मतलब ये ख्याल गायकी के विकास पर इन्होंने ध्यान दिया, प्लस इन्होंने सितार तबला के आविष्कार पर ध्यान दिया, ठीक है। उसके अलावा स्वामी हरिदास की बात करें तो इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है। और ये तानसेन के शिष्य थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर वगैरह में हुआ था। उसके बाद ये उनके भी जैसे कि बैजू बावरा के भी ये शिष्य हैं,
जो मतलब कि गुजरात से संबंधित है। अच्छा, उसके अलावा स्वामी हरिदास और तानसेन हो गए और बैजू बावरा हो गए ने मतलब इन सब ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया था। उसके अलावा 15वीं सेंचुरी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। और निजामुद्दीन औलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ये जो औलिया जी है ना, ये मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। तो मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुए थे एक्चुअली बदायूं में पैदा। अच्छा, उसके बाद फिर है जियाउद्दीन बर्नी, ये बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। टोडरमल, राइट, हम यहाँ पे मुगल सेंचुरी में की बात कर रहे हैं, ये सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर है फैजी अबुल फजल, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? आगरा में हुआ था। बीरबल का जन्म जालौन में हुआ था, ठीक है, आगरा जालौन वगैरह आप लोग आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि आगे चल के बिठूर में आ गई थी। उसके बाद फिर ये झांसी में शादी के बाद चली गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर तात्या टोपे जी की बात करें तो ये बिठूर में इनका जन्म हुआ था, बिकॉज तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई एक दूसरे मतलब इन दोनों का संबंध हिस्ट्री में एक ही जगह आता है, ठीक है, तो इसलिए ये बाद में बिठूर चली गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में हुआ था, और इनको फांसी गोरखपुर में हुई थी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछ सकता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो ये गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। उसके बाद फिर अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये अल्फ्रेड पार्क, जिसको हम आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है ये? आपके इलाहाबाद AKA प्रयागराज में है, राइट। और हाँ, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये मुगल सराय में पैदा हुए थे। तुलसीदास जी का जन्म आ, चित्रकूट के पास में हुआ था, राजापुर गांव में। और मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? ये आगरा में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नजीर अकबर बादी कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ये आगरा में पैदा हुए थे। और चकबंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। ये फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। कैफी आजमी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती में हुआ था। और मजरूह का जन्म ये सुल्तानपुर में हुआ था। उसके बाद फिर अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, इलाहाबाद। और मजाज लखनवी राहुल सांकृतिक कहाँ से? आजमगढ़ से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है भाषा और पत्र पत्रिकाएं। हम अगर बात करें भाषा, तो एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान का जो हुआ था शुरुआत, ये 2001 में हुआ था। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि 1990s के बॉर्न आउट हैं, तो हम लोग उस टाइम पे गाना सुनते थे, सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम, राइट। तो आप सभी को वो शायद याद होगा। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक वगैरह का शुरुआत हुआ था, जिसका शुरुआत एक्चुअली में लेट श्री अटल बिहारी जी ने किया था। तो ये गाना हम लोग विविध भारती पर सुनते थे। उस टाइम पर इतना रेडियो वगैरह था नहीं, तो उस टाइम पे ये विविध भारती में हर रोज़ आता था गाना, सूरज सा चमके हम स्कूल जा रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला है ये है प्रदेश कार्यालयों में राजकीय राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था। ये कब किया गया था? तो 1968। देखो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं एग्जाम में आना भी नहीं चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए। यूपी में उर्दू को राज्य की भाषा कब किया गया था? 1988 नवासी में किया गया था। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात भी किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यूपी संस्कृत संस्थान, ये कहाँ पर है? 1976 में इसका स्थापना हुआ था। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उर्दू एकेडमी, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर उर्दू मतलब यूपी सिंधी एकेडमी 1997, हिंदू एकेडमी 1927 में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994। उसके बाद फिर अगला है यूपी प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो आप। उसके बाद फिर है फेमस मिड डे मील की स्थापना कब हुई थी? मतलब कि ये योजना कब हुई थी लॉन्च? ये हुई थी 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, ये 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, मतलब भारत सरकार में, ठीक है। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें यूपी का, तो ये है प्रयाग विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब? 1857 का जो हुआ था संग्राम, उसके 30 साल बाद, ठीक है, यानी कि कांग्रेस का गठन के लगभग 2 साल बाद। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम की स्थापना 1921 में हुई थी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्थापना, मतलब ये जो विश्वविद्यालय, इसकी 1989 में हुई थी, यानी कि जब यूपी में उर्दू भाषा को कंपलसरी बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है राजीव गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, ये रायबरेली में है और ये काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है रानी लक्ष्मीबाई झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में हुआ था। जाहिर सी बात है, इनका संबंध झांसी और ग्वालियर से है, ठीक है। तो ये 2014 में हुआ था। और केंद्रीय तिब्बत अध्ययन, ये सारनाथ वाराणसी में हुआ था, बिकॉज जो तिब्बतन पीपल होते हैं वो लोग बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, तो मतलब सारनाथ
मतलब बौद्ध धर्म, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है यूपी में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो ये टोटल 6 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। उसके बाद फिर अगला है, जैसे कि हमारा पहला है, ये है नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, ये आपका फैजाबाद, जो कि अब क्या हो जाएगा, अब ये अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या यहाँ पर लिख देते हैं, अयोध्या, ओके। उसके बाद फिर अगला है वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, ये मेरठ में है। और उसके बाद फिर अगला है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर है, एक सेकंड कहाँ खो गया, ओके, तो ये है आपका, एक सेकंड ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, ओके, तो ओके, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, कानपुर में। उसके बाद सैन हिंगम बाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद में है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, ये तो जाहिर सी बात है झांसी में ही होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें आप गेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अन्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना तो चाहिए, वैसे ये चित्रकूट में हुआ था। उसके बाद फिर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पर हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, आगरा में हुआ था। उसके बाद फिर अगला है अंबेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में है, ठीक है, उनका क्या क्या नाम है, तो एक तो है आगरा में है, ठीक है, उसके बाद एक है लखनऊ में है। अच्छा, उसके बाद फिर एक कल्प योजना किससे संबंधित है, अगर हम कल्प योजना की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, बिकॉज कायाकल्प है, कायाकल्प से आप ये वर्ड को याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है कल्याण पत्रिका का संपादन कहाँ पर हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर में है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर, ये लखनऊ में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, देखो यूपी में क्या होता है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर है ये मुख्यतः जलवायु पर होता है डिपेंड, ऑफ कोर्स बारिश पर होगा डिपेंड, या फिर मतलब यूपी में जो मुख्यतः है वो बारिश पर है, बट ये गंगा नदी वगैरह हो गया, कैनाल वगैरह से भी होता है। उसके बाद फिर अगला है, ये है प्रदेश में जो मृदा समूह टोटल 8 है। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितना है, 20 है। उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र टोटल 4 है, ठीक है। गेहूं गन्ना आलू उत्पादन में यूपी जो है फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद फिर सर्वाधिक कहाँ, जो सर्वाधिक गेहूं होता है गोरखपुर में होता है। अफीम कहाँ पर होता है, बाराबंकी में। और अफीम फैक्ट्री यूपी में एकमात्र है, वो है गाजीपुर में, ठीक है, अफीम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद फिर प्रतापगढ़ में आंवला फेमस है। महोबा में पान फेमस है, और जो पान अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, महोबा में है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है। देखिए कानपुर में शुगर के साथ साथ दलहन अनुसंधान संस्थान भी है। आप जब रावतपुर से लेकर जब आप आईआईटी कानपुर की तरफ जाएंगे तो बीच में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है नेशनल बोटोनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है। उसके बाद फिर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ये कहाँ पर है, ये मथुरा में है। उसके बाद फिर है गन्ना शोध संस्थान या परिषद, ये कहाँ पर है, ये आपका शाहजहाँपुर में है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय आलू संस्थान अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, शिमला में है। उसके बाद फिर अगला है किसान मित्र योजना, ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली इसकी बात करूँ तो ये सन 2001 में लॉन्च हुआ था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, किसान मित्र योजना, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है किसान बही योजना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन लीव देम। एंड उसके बाद फिर है स्वाधार योजना, ये सब देखो ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से बहुत सारी योजना आ चुकी हैं, तो इन सब योजनाओं का अब मतलब उसको कुछ ज़्यादा खास असर नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर अगला है रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, वो है एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट है। उसके बाद फिर है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो यूपी के वेस्टर्न यूपी में होता है। उसके बाद फिर है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशित होता है, तो ये देखिए ये होता है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। उसके बाद फिर अगला है यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन क्या है, वो है गाय। उसके बाद फिर अगला है पशु चारा बैंक भरारी झांसू अच्छा, अगर हम बात करें दूध की तो उसमें यूपी हमारा पहले नंबर पर आता है। ऑपरेशन फ्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर है रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस, ये कहाँ पर है, ये है लखनऊ शहर में। उसके बाद फिर अगला है ये है राज्य
दुग्ध परिषद, ये उसकी जो स्थापना हुई थी ये 1976 में हुई थी। उसके बाद फिर अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब्जी, राइट। ये 1998 1999 में हुई थी। उसके बाद भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में हुई थी, राइट। उसके बाद फिर अगला है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित कौन सा एरिया है, तो यूपी के जितने भी एरिया पूर्व की तरफ है वहाँ पे सब ज़्यादा बारिश होगी, बिकॉज बे ऑफ बंगाल से हमारा मानसून आता है। उसके बाद फिर अगला है भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है, और इसमें सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले जितने भी फार्मर्स होते हैं वो सब सीमांत कृषक में आते हैं। उसके अलावा जो तृतीय रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में है। प्रथम चीनी मिल भारत की कहाँ पर है, देवरिया और प्रतापपुर में है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है द ग्रीन ऑपरेशन परियोजना, ये यूपी में सन 2001 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद फिर अगला है यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना ये प्रयागराज में हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा अगला पॉइंट है ये क्या है, यूपी में अदरक सोयाबीन उत्पादन ये कहाँ पर होता है, ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। उसके बाद फिर अगला है यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 है, या तो होता है बारिश, या फिर होता है गंगा वगैरह, या फिर नलकूप, ठीक है। तो बिकॉज यूपी के सारे हिस्से में तो पानी ऐसे नहीं आएगा कि मतलब गंगा से या बारिश से, तो उसकी जगह यूपी में नलकूप का यूज होता है। उसके बाद अवनालिका अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, वो इटावा वाला जिला, बिकॉज वहाँ पर पानी कम होता है तो लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बारिश जाती है वो अपने साथ में कई सारी मतलब जो वहाँ के आसपास की मिट्टियों को भी ये लेके जाती है। तो जैसे ये जो बीहड़ वाला क्षेत्र है एक्चुअली ये उसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। हल्दी कपास सब ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है, गन्ना, बिकॉज ये 2 साल का फसल हो जाता है। और अगर हम आलू की बात करें तो इसका जो निर्यात जो है ना ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में वर्तमान में औसत जोताकार, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें उद्योग का, ठीक है, तो यूपी औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। यूपी राज्य पर्यटन विकास 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपी शासन की आय का सबसे बड़ा भाग सामान्य व्यापार कर से आता है, ठीक है। ये सब तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है ऑफ कोर्स। और व्यापार कर जोन आकार सर्वाधिक कहाँ पर होता है, ये लखनऊ में होता है। यूपी में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना यूपी में मूल्य वर्धित यानी कि वैट 1 जनवरी 2008 में पूरे इंडिया में ये एक्चुअली हुआ था, तो सिर्फ यूपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है यूपी में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब थी, ये सन मतलब ये जो 9वीं योजना थी। और उसके बाद फिर अगला है गीडा कहाँ पर, ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रतिको मतलब ये इसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आईआईआईटी की स्थापना ये इलाहाबाद में हुई थी, मतलब कि प्रयागराज में हुई थी। उसके बाद स्कूल फॉर पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में हुआ था। अच्छा, ये सब चीज़ें हम जब यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 देखेंगे तो हम ये सब चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी जो लोग एस्पिरेंट हैं मतलब जो लोग पीटी के बाद आप सभी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है खेल का सामान ये कहाँ पर होता है, मेरठ में, राइट। जो जैसे कि बॉल हो गया, बैट वगैरह हो गया। उसके बाद पीतल की मूर्ति मथुरा में फेमस है। दिया सलाई का संबंध ये मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी पार्ट है। बरेली में उर्वरक यानी कि खाद आंवला वगैरह फूलपुर में होता है। उसके बाद फिर अगला है आंवला आंवला एक्चुअली प्रतापगढ़ में है। और ये जो उर्वरक है ये आंवला यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सेकंड, ये आंवला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उर्वरक फूलपुर, आंवला प्रतापगढ़, रबड़ मोदीनगर, पॉलीफाइबर बाराबंकी, विस्फोटक कानपुर, ताला ताला की अगर बात करें तो अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस होता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ये रेणुकूट होता है। फिर कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद वगैरह फेमस है। चमड़े का सामान कानपुर में। और उसके बाद प्लाईवुड की बात करें तो ये सीतापुर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है कागज़ और लुगदी ये कहाँ पर, ये सहारनपुर में। उसके बाद फिर अगला है हाथ की छपाई ये कहाँ पर होता है, फर्रुखाबाद में होता है। उसके बाद फिर अगला है लकड़ी के खिलौने और रेशम ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। उसके बाद फिर अगला है टेराकोट ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। ऑल राइट, आई होप इतना आप सभी को आ गया समझ में। उसके बाद फिर अगला है चीनी मिट्टी का बर्तन ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली चिनहट, और चिनहट कहाँ पर, ये एक्चुअली लखनऊ में है, ठीक है। ये गोमती नगर के पास में है। उसके बाद फिर है कास्ट पादुका खड़ाऊ अगर बात करें तो ये पीलीभीत में है। जो मिट्टी का बर्तन है खुर्जा में है। और जरी का काम कहाँ पर होता है, ये बरेली में होता है। उसके बाद फिर अगला है इत्र और तेल कन्नौज से संबंधित है, बिकॉज ये अभी काफ़ी ज़्यादा था न्यूज़ में। फिर कालीन की बात करें तो भदोही भदोही हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है। कालीन भैया आप सभी ने अगर मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी हो तो कालीन भैया का वहाँ पे जिक्र आता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला है भौतिक संरचना और भूगोल एवं
पर्यावरण यानी कि यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो अब चलिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। और जो मृदा अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक कहाँ होता है, इटावा, मतलब कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर होता है, और यहाँ पे सर्वाधिक इटावा लिखा है। उसके बाद फिर अगला है सर्वाधिक वर्षा आपका गोरखपुर में होता है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होगा, और ये जो हमारा सबसे कम वर्षा होता है ये एक्चुअली मथुरा में होता है। और सर्वाधिक नम भूमि कहाँ होती है, सोनभद्र में होती है, इसीलिए यहाँ पर वन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे कम नम भूमि ये बागपत में होती है। और उसके बाद फिर अगला है उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो ये सब चीज़ें, ये एक्चुअली ये कोई ऑप्शन रहा होगा, इन्होंने ऑप्शन के तौर पे इसको लिख रखा है। तो ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए सच बताऊँ तो, क्योंकि आपको इसके लिए यूपी का मैप बहुत अच्छे से पता होगा, तो आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। यूपी के मैप से संबंधित हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 या 9 वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उन सारे वीडियो को 1 बाय 1 देख लीजिए, या फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है, ओके ग्रेट। उसके बाद फिर अगला है यूपी की जलवायु की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम यूपी की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय वन है। और जो यहाँ पे एग्रो पार्क है, एग्रो पार्क कहाँ पर है, ये आपका हापुड़ में है, राइट, हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। उसके बाद फिर अगला है रिवर तंत्र, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे गंगा की। तो देखो यहाँ पर पूरी तरह से फैक्ट है। फैक्ट की बात करें तो गंगा है ये बिजनौर जिले से यूपी में प्रारंभ करती है, और ये कन्नौज से जाती है वाराणसी के बीच में, ये सर्वाधिक मतलब इसमें प्रदूषण होता है। उसके बाद हल्दिया मतलब कि इलाहाबाद के पास में ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 28 जिलों से बहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यमुना का तो ये 19 जिलों से बहती है, और गंगा यमुना के दाएं से मतलब बहती है, ठीक है, सॉरी यमुना गंगा के दाएं से बहती है और इलाहाबाद मिलती है, मतलब कि प्रयागराज मिलती है। और हमीरपुर के पास बेतवा बांधा के पास केन नदी इसमें आके मिल जाती है। सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है, मतलब कि सहारनपुर में एक एरिया है फैजाबाद। हम लोगों ने जब यूपी वाले में हम लोगों ने जब ये क्या बोलते हैं इसको, गंगा रिवर सिस्टम और ये यमुना रिवर सिस्टम के बारे में देखा था, तो हम लोगों ने इसके बारे में वहाँ पर देखा था। उसके बाद फिर अगला है शारदा काली पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, सीतापुर के पास घाघरा नदी के पास में ये आके मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है गोमती गाजीपुर के कैथी नामक स्थान से गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। गाजीपुर में ये एक्चुअली जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में गंगा में आके मिल जाती है। गोमती गाजीपुर गंगा, गोमती मतलब सब में ग ग है, राइट। तो आपको अब याद करने में आसानी होनी चाहिए। कहाँ पे मिलती है गोमती नदी, किससे मिलती है, गोमती नदी आपकी गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पर मिलती है, गाजीपुर में मिलती है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा जगह कैथी, वो भी आप याद कर लेना। उसके बाद फिर जलवायु की बात करें, मतलब सॉरी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये एक्चुअली दो नदियों को आपस में जोड़ देंगे, केन और बेतवा को, सो दैट पानी एक दूसरे में इक्वल हो सके, और जैसे मान लो अगर कहीं पानी कम है तो दूसरी रिवर से पानी ले सकें। उसके बाद फिर अगला है सर्वप्रथम 1830 में पूर्वी यमुना नहर 1840-50 में ऊपरी गंगा निर्माण हुआ, ओके, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद फिर अगला है सिंचाई की अगर बात करें तो देखो जो यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है आपका हैंडपम्प से होती है, उसके बाद कैनाल से होती है, उसके बाद कुआं वगैरह से होती है, राइट। तो देश में जो कुआं से सिंचाई होती है कब से शुरू हुआ, 1930 से शुरू हुआ। वही सर्वाधिक जो कैनाल होती है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक नहर लंबाई, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर निचली गंगा नहर, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर अगला है शारदा नहर, ये हम लोगों ने शायद देखा था, आई गेस इसका वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर डाला था, तो इससे संबंधित मैं एक वीडियो अपने इसी चैनल पर डाल दूंगा। आप सभी देखो, आप सभी को यूपी स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है हमारे पीसीएस सर्कल के चैनल पर, आप इस चैनल पर यूपी के संबंधित सारे वीडियो देख लेंगे। तो आपको एक एक करके सारे वीडियो देखना है, सो दैट आपका कोई भी वीडियो ना छूटे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके। उसके बाद फिर है माता का टीला राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परीक्षा बांध, ये कहाँ पर, ये बेतवा नदी पर है, और ये बहुत फेमस है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र भी कर रखा है। उसके बाद फिर अगला है बांध, बांध ये बहुत फेमस टॉपिक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें बांध की तो राम गंगा बांध या फिर राम गंगा नदी पर है, और ये 128 मीटर है, सबसे ऊंचा है। और उसके अलावा फिर है अर्जुन बांध, ये अर्जुन नदी यानी कि हमीरपुर में बाणसागर बांध, ये सोन रिवर पर है, कहाँ पर है, यूपी में, एमपी में और बिहार में। उसके बाद फिर अगला है मेजा बांध, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका बेलम नदी मिर्जापुर में। उसके बाद फिर है पथरई बांध, ये पथरई नदी में है। और उसके बाद फिर है रिहंद रिवर, ये एक्चुअली सोनभद्र जिले में है, रिहंद प्रोजेक्ट से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है ओबरा नदी, सॉरी ओबरा, ये कहाँ पर है, ये आपका रिहंद
प्रोजेक्ट में सोनभद्र के ज़िले में है ओबरा। उसके बाद फिर है महात्मा का टीला बेतवा झांसी में है। उसके बाद फिर है परीक्षा, ये बेतवा और झांसी में। उसके बाद फिर है महात्मा का टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर आती है। उसके बाद फिर अगर हम झील की बात करें तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने अपने बच्चों को ऑलरेडी भी पढ़ा रखा है। तो ये है रामगढ़ झील, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। देखो, जय श्री राम जय श्री राम कौन बोलता है? योगी जी। योगी जी कहाँ से? गोरखपुर से। ठीक है। उसके बाद है बखीरा। बखीरा बखीरा, हम जब कोई बखीरा वर्ड सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई साधु संत है, राइट। साधु संत कहाँ, मतलब उसका दाढ़ी मूछ काफ़ी है, उसके बाल लंबे लंबे, मतलब साधु संत टाइप का है। तो ये कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर। उसके बाद फिर है भुगते ताल हुआ विषय थाल, ये कहाँ पर है? रायबरेली में। उसके बाद फिर अगला है कीमठ ताल, ये कहाँ पर है? आगरा में। औंधी ताल कहाँ पर? वाराणसी में है। औंधी ताल तो हमने अपने बच्चों को बिल्कुल रटा दिया था। औंधी ताल कहाँ पर? ये वाराणसी में है। फिर उसके बाद है लौंधी व भोजपुर ताल, ये कहाँ पर? ये सुल्तानपुर में। उसके बाद फिर है अलवार झील, ये कहाँ पर? ये कौशाम्बी में। उसके बाद फिर अगला है शुक्रताल, ये कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर में है। उसके बाद फिर अगला है सिरसी जीर्ग जलाशय, ये कहाँ पर? ये मिर्जापुर में। उसका फुलहर लेक कहाँ पर? ये पीलीभीत है, राइट। और यहीं से आपकी गोमत ताल वगैरह है, ठीक है। उसके बाद फिर है देवनिया ताल, ये कहाँ? कन्नौज है। उसके बाद फिर अगला है मदन सागर, ये महोबा में है। उसके बाद फिर अगला है दरवन लेक, ये कहाँ पर? ये फैजाबाद में। उसके बाद फिर करेला, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इतौजला ताल, ये कहाँ? लखनऊ में। उसके बाद फिर अगला है मुराय ताल, ये कहाँ पर? ये फतेहपुर में। ये कहाँ है? नौ ताल, ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है। उसके बाद फिर अगला है सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई यूपी में, तो आप इसको हटा सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर अगला है यूपी में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई, ये भी हटा सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है गोकुल बैराज, ये कहाँ पर है? तो ये एक्चुअली पेयजल की समस्या के लिए इस बैराज का मतलब निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये गोकुल बैराज परियोजना के नाम से। तो खनिज वाला हम लोग जल्दी उसका देखेंगे। हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे खनिज संसाधन के बारे में। हम अगर यूपी में खनिज संसाधन की बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि इसकी स्थापना, मतलब ये कब हुई थी? ये 1974 ईस्वी में हुई थी। और चूना पत्थर कहाँ से संबंधित है? कोयला, ये एक्चुअली मिर्ज़ापुर मिलता है। कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र मिलता है। एस्बेस्टस आपका मिर्ज़ापुर मिलता है। दोस्तों, आप सभी ना यूपी स्पेशल में एक हमने खनिज का सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप सभी उसको देख लेना। वहाँ पर मैंने मैप के थ्रू सब कुछ समझाया है, तो आपको आसानी से वो सब याद हो जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पर हम लोग चूँकि रिवीजन कर रहे हैं तो आप सभी इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर है संगमरमर, ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम ललितपुर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फिर अगला है तांबा, ये कहाँ पर है? ये भी ललितपुर में, ये सोनराई वाले क्षेत्र में। उसके बाद फिर है पाइराइट्स, ये मिर्ज़ापुर में। हीरा कहाँ पर है? ये बांदा में। चाइना के लिए कहाँ पर है? सोनभद्र में। और डोलोमाइट कहाँ पर है? ये आपका मिर्ज़ापुर में। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है, ये है कांच बालू सिलिका, ये कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। उसके बाद चूंकि वहाँ पे संगम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड, ओके, जो कांच बालू वगैरह है चूंकि वहाँ पर संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ पे ये वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला है बक्साइट, बांदा चंदौली। उसके बाद फिर अगला है ग्रेफाइट, ये है हमीरपुर। उसके बाद फिर है रॉक फॉस्फेट, ये है बांदा ललितपुर। और जिप्सम आपका झांसीपुर में। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है, ये है पार्क सिटी स्थल। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, जो लेदर पार्क होता है, ठीक है, ये आपका उन्नाव में है, बंथरा में। लेकिन काफ़ी लोग इसको क्या मार देंगे? कानपुर कर देंगे, या फिर काफ़ी लोग इसको आगरा कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। जो आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये कहाँ पर है? उन्नाव में है, या फिर बंथरा आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है उसका नाम है बंथरा। उसके बाद फिर अगला है, ये है नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क हम अगर बात करें कि नॉलेज पार्क कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद साइंस पार्क कहाँ पर है? ये संडीला में है। उसके बाद फिर हमारा लेदर पार्क, ये आगरा में है, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था? हम लोगों ने इससे पहले देखा था लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग लेदर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जबकि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लेदर पार्क, तो ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, 2016 वाला जो आर जो 2020 के अराउंड हुआ था, उसमें ये आया था कि यूपी में लेदर पार्क कहाँ पर है, तो उसमें आगरा भी दिया था, उन्नाव भी दिया था, कानपुर भी दिया था, तो इसका आंसर आगरा था। और हमारे एक दो जान पहचान के लोग हैं, मित्र वगैरह हैं, उन सब ने उसको डाल दिया था कानपुर, और फिर बाद में आके मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे थे कि नहीं हमारा सही हमारा सही। तो आप सभी यहाँ देख लेना, जो हमारा लेदर पार्क है वो आगरा में। उसके बाद फिर है ट्रोनिका सिटी, ये कहाँ पर? ये गाजियाबाद और कानपुर में। उसके बाद नेकिडा सिटी, ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। उसके बाद टॉय सिटी, ये कहाँ पर? ये आपका ग्रेटर नोएडा में है। उसके बाद जियो प्रौद्योगिकी पार्क, ये लखनऊ साइंस सिटी। उसके बाद फिर है इको नॉलेज पार्क, ये कहाँ है? ये खुशरोबाग में है। उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। अप्रैल पार्क, ये कहाँ पर है? ये एक्चुअली गाजियाबाद और कानपुर में है। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और साइबर सिटी ऑफ कोर्स कानपुर में। उसके बाद फिर अगला है वन्य जीव संरक्षण, तो 1936 में एशियाई के पहले राष्ट्रीय उद्यान
तो ये सब छोड़ छोड़ दो आप, ठीक है। तो यूपी का पहला जो राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, मतलब यूपी क्या इंडिया की बात करें तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट, तो ये एक्चुअली आपका जो ललितपुर वाला एरिया ये वहाँ पर है। उसके बाद फिर अगला है कि यूपी में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो दुधवा नेशनल पार्क 1971। अच्छा, ये जो जिम कॉर्बेट है ये आपका उत्तराखंड में, बाय द वे मुझसे गलती हो गई। दुधवा नेशनल पार्क ये आपका क्या बोलते हैं इसको, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के आसपास है। उसके बाद फिर अगला है कुल वन्य जीव विहार, ये 25 है। तो ये सब डेटा काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो आप सभी इसको छोड़ देना, ठीक है। अभी हम जो करंट अफेयर वाला वीडियो है आप सभी उसको देख लेना, तो वहाँ पे अपडेटेड डेटा है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है वन्य जीव विहार, तो चंद्रप्रभा चंदौली में है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। उसके बाद फिर अगला है, मतलब जो हमारा शॉर्ट वाला वीडियो है उसके बाद आप लोग उसको देख लेना, यूपी स्पेशल करके हमने हर एक सेक्शन का वीडियो डाल रखा है, और आगे आने वाले और भी सेक्शन के वीडियो आएंगे, आप सभी उसको देख लें। चूँकि हम लोग यहाँ पे रैपिड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया, बिकॉज जैसे कि मान लो ये बर्ड सेंचुरी हो गई या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, हमने इन सब चीज़ों को देख रखा है इन वीडियोज़ में। और छोटे छोटे वीडियोज़ जैसे कि अभी खनीज के वीडियो आने वाला है, और उसके अलावा कि यूपी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कहाँ पर हैं, तो ये सब वीडियो आने वाले हैं। और कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो एक एक करके सारे वीडियोस आएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी उन सारे वीडियोस को भी देखें, जिससे कि आप सभी को एक अच्छे से याद कर पाए। यहाँ पर चूँकि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम चीज़ों को बहुत फास्ट लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा अगला ये है किशनपुर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है, ये है लखीमपुर खीरी में। उसके बाद कैमूर वन्य जीव, ये सोनभद्र में है, इसके बारे में ऑलरेडी देख रखा है हम लोगों ने। उसके बाद फिर है सुहागी बरवा, ये कहाँ पर है, ये आपका महाराजगंज में है। उसके बाद सोहेलवा कहाँ पर है, ये श्रावस्ती में है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कछुआ वन्य, ये वाराणसी में काफ़ी फेमस है, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, अपने छोटे वाले वीडियो में। उसके बाद फिर अगला है कतरनिया वन्य जीव विहार, ये बहराइच में है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, यह है यूपी का चौथा बाघ अभ्यारण्य रानीपुर अभ्यारण्य और चित्रकूट में है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है वन्य पक्षी विहार। अगर इसकी बात करें तो पहला है नवाबगंज पक्षी, ये उन्नाव में है, ठीक है, बहुत फेमस है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन से, लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है। उसके बाद फिर सबसे छोटा पटना, ये कहाँ पर है, एटा में है, ठीक है। तो आप लोग एटा और पटना को आपस में कंफ्यूज मत करना, एटा में आपका पटना पक्षी विहार है। उसके बाद अगर हम अन्य पक्षी विहार की बात करें तो देखिए, अगर जो समसपुर है ये रायबरेलिया, हम अगर ये बोलें कि मनपुर, तो ये कहाँ पर है आपका मैनपुरी में हो जाएगा। सांडी कहाँ पर है, हरदोई में। बखीरा कहाँ पर है, संत कबीर नगर। ओखला कहाँ पर है, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद समान या फिर समन, ये कहाँ पर है, आपका मैनपुरी में है। सूरहताल बलिया में है। और पार्वती अर्गा, ये कहाँ पर है, आपका गोंडा जिले में है। और उसके बाद फिर भीमराव अंबेडकर कहाँ पर है, भीमराव अंबेडकर आपका पेंती कुंडा प्रतापगढ़ वगैरह है, राइट। उसके बाद फिर अगर हम बात करें लोकनायक पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, बलिया। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लोकनायक जेपी नारायण पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, बलिया में। उसके बाद बब्बर शेर सफारी, ये इटावा में है। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, ये 1 जुलाई 2001 को लॉन्च हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय प्रोग्राम, मतलब ये जो गंगा डॉल्फिन है ये राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब बहुत ही कॉमन बात है ये, तो आई होप ये सभी आपको पहले से पता होगी। उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियाँ, ये सर्वाधिक गोंडा में है, सॉरी यूपी में जो है वो गोंड जनजाति जो है वो सर्वाधिक है, राइट। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें जो न्यूनतम जनसंख्या है जो कि एसटी है, वो है बनरावत, ठीक है, इनकी संख्या सबसे कम है। उसके बाद फिर वर्तमान में कुल संख्या जो जनजातियां हैं वो 12 हैं, ठीक है, जिसमें से 2 थारू और बुक्सा, ठीक है। पूर्व में 2003 तथा 10 जनजातियों इतना, ठीक है। तो देखो यूपी में कौन कौन सी जनजातियां वो देख लो। एक तो आपका है गोंड है, ठीक है। एक तो खरवार है, और सहरिया है, पहरिया है, बैगा है, पंखा या पनिका, अगरिया, पठारी, चेरो, भुइया या फिर भुनिया, ये सब सूचीबद्ध की गई है, ठीक है। ये एक्चुअली जो सेट पीवीटीजी हैं, राइट, पीवीटीजी में ये सब शामिल की गई हैं। तो उसके बाद फिर अगला है थारू में संयुक्त विवाह की प्रथा है, मतलब कि फैमिली मेम्बर आपस में ही वहाँ पे शादी ब्याह कर लेते हैं, राइट। जैसे कि भाई बहन वगैरह एक दूसरे से शायद शादी उदी कर लेते होंगे। प्लस वहाँ पे विधवा विवाह की प्रथा है, जैसे कि मान लो अगर कोई लेडी विधवा हो गई तो उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद फिर अगला है जो थारू वाले लोग हैं ना, ये लोग दिवाली को एज ए शोक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद फिर अगला है बुक्सा जनजाति, ये बिजनौर और आगरा वाले क्षेत्र में है। पहरिया ये या फिर अगरिया या फिर खरवार या फिर जनजाति, ये सब कहाँ पर है, ये सब एक्चुअली सोनभद्र में है, बिकॉज वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है, वहाँ पे जंगल ज़्यादा है। उसके बाद फिर अगला है माही गिर जनजाति की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका बिजनौर में है। उसके बाद फिर अगला है खरवार जनजाति या फिर कर्मा, ये कहाँ पर है, ये आपका, सॉरी, जो खरवार जनजाति है ये
कर्मा डांस करती हैं ये लोग। उसके बाद फिर अगला है परिवहन सड़क परिवहन। तो यूपी का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? वो NH2 है और ये 756 किलोमीटर चलता है। इसको GT रोड भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स यूपी का नहीं, ये इनफैक्ट आई गेस पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा और इसमें 6 लेन। ओके छोड़ो इसको। उसके बाद फिर अगला है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? वो NH7 है, ठीक है। GT रोड कहाँ से नहीं जाती है? तो एक सेकंड आप सभी यहाँ पे ये देख लेना कि GT रोड कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो सबसे पहले तो ये आपका कानपुर से होकर जाती है, प्लस ये प्रयागराज से होकर जाती है, ठीक है। और ये आगरा होते हुए जाती है। ये बीच में शायद अलीगढ़ नहीं आता होगा, मुझे नहीं पता है। तो इसके बारे में जब मैं मेंस का करूँगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता पाऊँगा। उसके बाद फिर हमारा अगला है, ये है NH3 पर भोपाल स्थित नहीं है। तो ये देखो ये सब बिल्कुल बकवास से है, राइट। आप इन सबको मत करो। जब हम इसको ज्योग्राफी यूपी वाला ज्योग्राफी देखेंगे तो हम इन सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला जो पॉइंट है ये है एयर, मतलब वायु। मतलब वायु के क्षेत्र में यातायात का क्या है सुविधा। तो अगर हम बात करें हवाई अड्डा, तो खेरिया। खेरिया कहाँ पर है? आगरा में। हिंडन कहाँ पे? गाजियाबाद, बहुत फेमस है। उसके बाद बमरौली, ये आपका है प्रयागराज में। उसके बाद फिर चकेरी, ये कानपुर में है, ठीक है, बहुत फेमस है। उसके बाद फिर मतलब ये बहुत छोटा सा है चकेरी वाला, चकेरी बहुत छोटा सा है कानपुर में। उसके बाद फुर्सतगंज, ये कहाँ पर है? रायबरेली में। उसके बाद सरसामा, ये कहाँ पर है? सहारनपुर है। उसके बाद BR अम्बेडकर, ऑफ कोर्स ये मेरठ में है। उसके बाद फिर अगला है रेलगाड़ी की बात करें तो यूपी में जो रेलगाड़ी है वो मार्च, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है यार। ओके गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर है यूपी में जो प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर में चलाई गई थी। देखो एक चीज़ ये है, 1857 में वो हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, संघर्ष हुआ था आज़ादी का। और उसके 2 साल बाद, मतलब कानपुर से लेके उसके बाद फिर इलाहाबाद से कानपुर में चली थी। उसके बाद फिर यूपी के 2 रेल जोन है, एक तो है इलाहाबाद है, दूसरा क्या है? दूसरा एक सेकंड ये क्या हो रहा है, दूसरा है गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो अगला है ये है यूपी के प्रमुख संस्थान। देखिए ये तो बहुत ही मतलब अच्छा है और ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें यूपी के जो प्रमुख संस्थान है तो ये कौन कौन से, देखिए एक तो है आपका मोतीलाल नेहरू बाल संस्थान, हमने इसके बारे में पहले ही बताया। ये है आपका लखनऊ में, काफ़ी लोग इसको प्रयागराज भी मार देंगे, कन्फ्यूज ना दे। प्रयागराज में क्या है? वहाँ पर है आपका आनंद वन। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है और यहाँ मैं जा भी चुका हूँ, बहुत ही बेहतर है। आप भी अगर अगर लखनऊ बाद आए तो यहाँ पे ज़रूर जाएँ। अच्छा इस सेम ऐसा ही आपका इलाहाबाद में आनंद भवन के पास में भी है, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जाएँ तो आप वहाँ भी जाके आप वहाँ का बिल्कुल आप उसका अनुभव करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कम फीस में। उसके अलावा फिर अगर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में। उसके बाद फिर है आर्यभट्ट, ये कहाँ पर है? रामपुर में। उसके बाद फिर अगला है जवाहर, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद। तो अभी जो मैं आप सभी को बोल रहा था कि आनंद भवन के पास में, एक्चुअली वो यही वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर है BR अम्बेडकर उत्तर प्रदेश अकेडमी, कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में। उसके बाद उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है, मतलब कि फैशन वाला, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। उसके बाद फिर अगला है सैफई में, क्या है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि कृषि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, ये कहाँ पर है? आपका है लखनऊ में। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये कहाँ पर? ये भी लखनऊ में है। उसके बाद फिर अगला है राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण, ये कहाँ पर? हरदोई में है। उसके बाद फिर अगला है और ये है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडकॉम, ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। और पान अनुसंधान, ये देखिए पान सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? ये महोबा में है, राइट। तो उसका जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो महोबा में ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? खुर्जा में है। और शाहजहाँपुर में आपका गन्ना अनुसंधान परिषद है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। भारतीय वनस्पति शोध, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, ये कहाँ पर है? ये झांसी में है, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, भारतीय घास अनुसंधान एवं चारा, ये कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे मतलब बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको भारतीय घास और अनुसंधान संस्थान कि चलो भैया हमको इस एरिया में घास उगाना है, राइट। तो हम क्या करें कि हम आसानी से घास उगा लें, इसलिए वो ये वहाँ पे अनुसंधान संस्थान हो। आप इसको ऐसे याद रखोगे तो शायद याद हो जाएगा। हाँ अच्छा। उसके बाद फिर अगला है भारतीय शाक भाजी, ये वाराणसी में। देखो वाराणसी में एक तो देखो गंगा नदी है, ठीक है। हालांकि आप इसमें कन्फ्यूज है कि इलाहाबाद में भी आ सकते हैं, बट चूंकि वहाँ पर गंगा नदी है, पानी है, तो आप इसको ये समझो कि वहाँ के लोग हैं, वो लोग साग भाजी वगैरह गंगा नदी के किनारे खूब उगाते होंगे। हालांकि आप इसमें आंसर में इलाहाबाद या प्रयागराज भी सोच सकते हैं, बट वो आप पर है। हमने तो चूंकि हमको ये था बताना कि अगर हम अन्य
जिलों के बारे में बात करें तो आप मतलब सबको कैसे हटा सकते हैं, बट आप इलाहाबाद से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज वहाँ पर ये वाराणसी में है। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय उपोषण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उसके बाद फिर अगला है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, ये कहाँ पर है? ये मथुरा में है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है, ये है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर? ये इज्जत नगर में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक तो बहुत पहले से आइडिया होगा ही, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। उसके बाद फिर अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर है? झांसी में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ शहर में है। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि जो टेक्नोलॉजी पार्क चर्म टेक्नोलॉजी या लेदर, एक हम लोगों ने ये देखा था। दूसरा हम लोगों ने ये देखा था कि लेदर पार्क कहाँ है? वो आगरा में था। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो अगला ये है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। सीलाधार मृदा विज्ञान, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका इलाहाबाद में। उसके बाद फिर है सेंट्रल एवियन पक्षी इज्जत नगर में है, ठीक है। एक सेकंड, ये इसका साइज बड़ा कैसे होगा? चलो ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। उसके बाद फिर अगला है एंड ये है नेशनल बायो फर्टिलाइजर, ये कहाँ पर? ये गाजियाबाद में है। उसके बाद फिर हमारा जो अगला है ये है ऊर्जा की, यहाँ पर बात हो रही है। हम अगर बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा में देखो यहाँ पर ये है कि राष्ट्रीय विद्युत परिषद, ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। उसके बाद फिर है यूपी विद्युत नियामक, ये 1998 में है। उसके बाद ऊर्जा नीति, ये कहाँ पर है? 2023 में है। उसके बाद फिर अगला है ताप विद्युत उत्पादन, ये कहाँ पर है? ये हरदुआगंज, सॉरी, हाँ, हरदुआगंज ताप विद्युत अलीगढ़ में है, ठीक है। तो ये नाम तो सच बताऊं तो मतलब बहुत ही टफ है, ठीक है। तो फिर भी आप एक दो बार देखेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में, ठीक है। देखो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है, ठीक है। और ये रूस के सहयोग से बना था। उसके बाद फिर अगला है चंदौसी ताप विद्युत गृह, ठीक है। ये मुरादाबाद में है। चंदौसी कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको आसानी से याद कर पा रहे होंगे। फिर अगला है परीक्षा ताप, ये झांसी में है। उसके बाद ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ये भी रूस के थ्रू हुआ था। ये सोनभद्र में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना, ये जापान के सहयोग से बनी थी, ठीक है। ये कहाँ पर? ये सोनभद्र में है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपी से कुल 6 केंद्र है, ठीक है। तो हमको ये 6 केंद्र की एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा है। जैसे अगर हम बात करें दादरी का, तो यहाँ पर ये गौतम बुद्ध नगर में है। आंवला, ये कहाँ पर है? बरेली में है। ऊंचाहार ऑफकोर्स ऊंचाहार में ही होगा। टांडा, टांडा कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। सिंगरौली आपका सोनभद्र जिले में है, बिकॉज जो सिंगरौली एरिया है ये सोनभद्र में है। उसके बाद फिर औरैया की बात करें तो औरैया में ही है। उसके बाद जो रिहंद है ये कहाँ पर है? ये सोनभद्र में, राइट। अब तक तो आप सभी को याद आ गया होगा कि जो रिहंद प्रोजेक्ट था वो रिहंद रिवर पर है और ये सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगला है औरैया आंवला दादरी जो है वो गैस आधारित है, बाकी सब कोयला पे आधारित है। कौन कौन सा? औरैया हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया, आ, औरैया हो गया, ठीक है। और दादरी वाला हो गया। मच्छर काट रहा है इतनी रात को, सॉरी गाइज, मैं रात को एक्चुअली 12 बजे वीडियो को बना रहा हूँ तो मच्छरों का आतंक है यहाँ पे। उसके बाद फिर अगला है मडुआड़ी, राइट। ये कहाँ पर है? एक्चुअली वाराणसी में है, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस स्टेशन है, राइट। जौनपुर से हम लोग जब यहाँ जाते हैं तो हमको यही स्टेशन बोला जाता है कि यहाँ पर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पर डीजल लोकोमेटिव वर्क का काम होता है, ये वाराणसी में। उसके बाद फिर अगला है गोरखपुर में कोच रिपेयरिंग का काम होता है, ठीक है। रायबरेली में तीसरा कोच कारखाना है। और जो मुगल सराय है यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। उसके बाद फिर अगला है जल विद्युत, ये जो निगम लिमिटेड है, ये सन 2000 में। उसके बाद फिर अगला हमारे पास क्या है? मच्छरों ने बड़ा परेशान कर रखा है। उसके बाद फिर अगला है निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये शाहजहांपुर में है। प्रदेश की सबसे ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ये नरौरा में है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये एक्चुअली में बुलंदशहर में पड़ता है। ये वाला, एक सेकेंड, ये एक्चुअली बुलंदशहर में है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है खेतियों के नाम और प्रकार। अगर हम बात करें कि खेतियों के क्या क्या नाम हैं और उनके क्या क्या प्रकार हैं, तो जैसे अगर हम बात करें एरोपोनिक, एरोपोनिक मतलब ये पौधों में हवा से उगाना, ठीक है। इससे संबंधित आप सभी को एक वीडियो मिल जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है निर्वात के नाम से। एक सेकंड में उसका नाम लिख यहाँ पर देता हूँ। चैनल का नाम है निर्वात। इससे संबंधित उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट्स डाला है और आप सभी को मैं
रिकमेंड करूँगा कि आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो डाली जाती हैं। वो हमारे खास मित्र हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ पर किया है। उसके बाद फिर अगला है एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है। एपीकल्चर में क्या होता है, यहाँ पर हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी करते हैं। फ्लोरिकल्चर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर में भी हम लोग फूल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। ओलोरिकल्चर में क्या करते हैं, सब्जी विज्ञान की बात करते हैं। पोमोलॉजी में क्या करते हैं, फल विज्ञान की बात करते हैं। विटीकल्चर में अंगूर की बात करते हैं। ठीक है। वर्मी कल्चर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन वगैरह के बारे में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला है एंड ये है पीसी कल्चर, हम लोग फिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पीसी कल्चर हम लोग फिश के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर अगला है मोरिकल्चर, हम लोग रेशम कीट हेतु मतलब शहतूत की खेती को वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर अगला है भारत में विभिन्न क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। अगर हम भारत में क्रांतियों की बात करें तो देखिए, जो हमारा पहला क्रांति वो है ब्लू रिवोल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति, इसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन। उसके बाद फिर अगला है खाकी क्रांति, यानी कि चमड़ा ब्राउन रिवोल्यूशन। उसके बाद फिर अगला है यह भूरी क्रांति, यानी कि रासायनिक उर्वरक तथा आवास। ओके ठीक है। उसके बाद फिर हरित क्रांति, यह है एग्रीकल्चर से संबंधित। उसके बाद फिर अगला क्या है, जो हमारा फिर अगला है ये है गुलाबी क्रांति, यानी कि पिंक रेवोल्यूशन, इसमें प्याज झींगा औषधि के बारे में बात होती है। उसके बाद जो हमारा श्वेत क्रांति है, हम इसमें दूध के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगला है रजत क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन, हम इसमें अंडा या फिर कुक्कुट पालन मुर्गी पालन देखते हैं। उसके बाद सिल्वर क्रांति, यानी हम इसमें लोग कपास के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर है सिल्वर सॉरी उसके बाद फिर है पीली क्रांति, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग इसमें तेल वाली चीज़, जैसे तिलहन वाला जो फसल होती है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि येलो रेड रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद फिर है ब्लैक रेड रेवोल्यूशन। हम अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें पेट्रोलियम की बात करते हैं, ब्लैक रिवोल्यूशन में। ठीक है। उसके बाद फिर है स्वर्ण क्रांति, हम लोग इसमें बागवानी वगैरह के बारे में देखते हैं, हम इसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद फिर अगला है स्वर्ण रेशा क्रांति, हम लोग इसमें जूट या पटसन की बात करते हैं। उसके बाद फिर अगला है लाल क्रांति, हम लोग इसमें मांस या फिर टमाटर की बात करते हैं। उसके बाद फिर है गोल्ड क्रांति, हम लोग इसमें आलू की बात करते हैं। उसके बाद फिर है सदाबहार क्रांति, हम लोग इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर अगला है और ये है अन्य प्रमुख तथ्य, राइट, जैसे कि अक्षय वट, ये कहाँ पर है, ये आपका इलाहाबाद, यानी कि जो हमारा प्रयागराज वाला क्षेत्र है ये वहाँ पर है। उसके बाद फिर अगला है महानिर्वाण मंदिर, ये कहाँ पर है, ये आपका कुशीनगर में है। उसके बाद फिर अगला है महर्षि दधीच की तपस्थली, ये कहाँ पर है, ये सीतापुर में स्थित है। उसके बाद की छौछा शरीफ, ये अम्बेडकर नगर में है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि का अध्ययन, ये बिठूर में है। उसके बाद फिर अगला है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर में है। उसके बाद सिल्क साड़ी, ये कहाँ पर है, सिल्क ये वाराणसी में है। उसके बाद फिर अगला है किस्सा राधा कन्हैया, ये कहाँ पर है, नवाब वाजिद अलीगढ़ में है। उसके बाद फिर अगला है सलामल शाह की मज़ार, ये कहाँ पर, ये बाराबंकी में है। उसके बाद फिर अगला है काशी, ये कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर है। उसके बाद फिर अगला है रूमी दरवाज़ा, हमारे घर के जस्ट पास में ही, ये एक्चुअली लखनऊ में है। उसके बाद फिर है मोती मस्जिद, ये कहाँ पर, ये आगरा में है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद कहाँ पर, ये वाराणसी में है इसको। फिर उसके बाद अगला है बेगम समरू चर्च, ये कहाँ पर है, ये मेरठ में है। उसके बाद फिर अगला है अनुषंगी नगर, ये कहाँ पर, ये गाजियाबाद में। उसके बाद बब्बर शेर सफारी, ये कहाँ पर, इटावा में है। उसके बाद विद्यावाहिनी कंप्यूटर शिक्षा, ओके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पहले देख लिया था। अच्छा, यहाँ पे दो इमामबाड़ा है, एक तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, दोनों कहाँ पर है, लखनऊ में है। उसके बाद फिर हम नदियों की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, और एक सेकंड, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यूपी में कौन कौन सी नदियाँ हैं, प्लस उनकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सबसे जो हमारी बड़ी है नदी वो है गंगा नदी। उसकी अगर हम बात करें कि बाएं साइड से कौन कौन सी है उसकी सहायक नदी, तो देखिए उसके सबसे पहले कौन सी नदी पड़ती है, तो ये है रामगंगा, फिर गोमती, फिर सई, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। राम नदी सॉरी ये जो राम गंगा है ये उन्नाव के पास में, ये कन्नौज के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। बाकी सारी नदी आगे बिहार में जाके गंगा से मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यमुना की, तो देखिए जो यमुना है वो गंगा नदी से प्रयागराज में आके मिल जाती है। ठीक है। और गोमती नदी से कई सारी नदियाँ, जैसे कि चंबल हो गया, चंबल से शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, ये सब चंबल से मिलती हैं। और चंबल नदी ये यमुना नदी में आके मिल जाती है इटावा के आसपास। उसके बाद सिंध नदी चंबल से मिलती है, फिर बेतवा मिलती है, फिर केन मिलती है, फिर टॉन्स मिलती है। ठीक है। टॉन्स आगे जाके गंगा नदी से मिल जाती है। सोन और रिहंद ये आगे जाके गंगा से मिलती हैं। और ये जो रिहंद है यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं जो कि रिहंद प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आप सभी ने कई सारे एरिया में, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट में रिहंद का नाम इसलिए आप देखते हैं। और उसके अलावा ये जो एरिया है, मतलब कि ये वाला, एक सेकंड,
ये वाला एरिया ये एक्चुअली सोनभद्र वाले क्षेत्र में आता है, राइट। तो इसलिए कई सारे क्षेत्रों में मतलब आप जो स्कीम वगैरह देखते हैं सोनभद्र में वो सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है। और वो सोनभद्र हमारा यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। ओके, हम अगर उसके बाद बात करें गंगा नदी की तो हम इसको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पर रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है। ओके, हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा देखिए केदार के समीप गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से ये बाहर निकलती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के क्षेत्र में प्रवेश तथा बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गंगा नदी है ये बिजनौर के थ्रू यूपी में आती है तथा बलिया के थ्रू ये बिहार में जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक तो है रामगंगा, उत्तराखंड के दूधा टोली क्षेत्र से ये उद्गम होती है तथा कालागढ़ बिजनौर से यूपी में आती है तथा उत्तर मतलब यूपी में आती है और कन्नौज में गंगा नदी में ये जाके मिल जाती है। उसके बाद कार्बेट की बात करें तो ये जो जिम कार्बेट पार्क से ये होके हुए आती है। उसके बाद फिर अगला है गोमती नदी। हम अगर बात करें गोमती नदी की तो ये देखिए ये एक्चुअली में पीलीभीत की फुलहर झील में इसका उद्गम होता है, हम जिसको गोमत ताल भी बोलते हैं। उसके बाद फिर गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे ये गंगा से जाके मिल जाती है। ये गंगा नदी से गाजीपुर में गोमती नदी मिल जाती है, हम लोगों ने पहले इसके बारे में देख लिया है। उसके बाद फिर ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। उसकी सहायक नदी है शई, ठीक है। घाघरा की बात करें तो तिब्बत के पठार माप चाचुंगो हिमनद के हिमनद से आती है और ये लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाते हुए यूपी में ये प्रवेश करती है। उसके बाद फिर अगला है ये अयोध्या के सरयू नाम ये अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है तथा छपरा के पास ये गंगा में जाके मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा अगला पॉइंट है ये है पर्वतीय प्रदेश के करनाली का मैदान घाघरा कहलाता है। सहायक नदी की बात करें तो काली नदी पिथौरागढ़ के पास काला पानी के स्थान पर इसको गौरी गंगा हिमने ओके पीलीभीत इवर नेपाल से सीमा बनाते हुए ये यूपी में आती है और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पहुंचने के कारण शारदा नदी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे ये बहुत बड़ा शारदा कैनाल भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें राप्ती नदी की धौलागिरी के रुकुमकोट से इसका उद्गम होता है और सहायक नदी इसकी रोहड़ी है। अगर हम बात करें यमुना नदी की तो बंदरपुच की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर का उद्गम है और सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर यूपी में प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा से जाके मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियाँ चंबल हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में देख रखा है। चंबल है और बेतवा है, केन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सभी ने ज्योग्राफी में ऑफ कोर्स स्टडी तो किया ही होगा जब आप सभी ने गंगेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद फिर टोंस है, ठीक है। टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना से आती है परंतु उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी की बात करें तो इसका उद्गम शेषाकुंड यानी कि अमरकंड की पहाड़ियों से होता है और सोनभद्र जिले के उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है तथा इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, गोपद व बनास आदि हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि यूपी की कौन कौन सी है मिट्टी। तो देखिए अगर हम बात करें यूपी की मिट्टी तो यहाँ पे 3 तरह से यहाँ इसको बांटा गया है। एक तो है भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र, जैसे मान के चलो ये हमारा यूपी का एरिया है, ठीक है। ये हमारा यूपी का एरिया है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना मतलब इतना जिला ये हमारा आ, भाबर क्षेत्र है, ठीक है। ये वाला हमारा ये वाला क्षेत्र जो है ये गंगेटिक रीजन है और ये वाला जो एरिया है इसको हम डेक्कन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यूपी को हम ऐसे बांटते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अर्थात भंवर हिमालय एक सेकंड इसको पहले चालू कर लेते हैं। ओके, ये वाला उत्तरी व अर्थात भंवर भंवर क्षेत्र हिमालय नदियों के कारण। तो ये सब चीज़ें देखो ये सब आप लोग बहुत खास है नहीं, आप सभी ने इसको स्टडी भी किया होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ओके, खादर या कछारी या नूतन काप मिट्टी ये सब दक्षिण की देखो हमने आप सभी को ये बोल रखा है कि यूपी में जो होता है ना 3 तरह के होती हैं मिट्टियाँ। एक तो ये हो गया भाबर व तराई क्षेत्र वाली मिट्टी। दूसरा ये हो गया कि दक्षिणी पठार जो पठार है वहाँ से जो आती है नदी उसके थ्रू जो आती है मिट्टी, तो इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टी। उसके बाद फिर जो हमारा अगला है और ये है मध्य मैदानी भाग की मिट्टी, मतलब कि जो गंगा यमुना के मैदान वाले क्षेत्र में मिट्टी है, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी में एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर होता है यूपी में ये एक्चुअली 3 तरीके से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें खरीफ की फसल, ये कब होती है हमारा जून से लेकर सितंबर के बीच में होती है। रवि और अच्छा जो खरीफ में कौन कौन सी फसल होती है, ऑफकोर्स जब जून वगैरह में बारिश वारिश होती है तो धान की खेती होती है, कपास की होती है। उस चूँकि उसमें पानी ज़्यादा होता है इसमें गन्ने की भी खेती होती है, बाजरा, मूंगफली, मक्का, ज्वार, अरहर ये सब चीज़ मतलब सनई, दलहन ये सब फसलें होती हैं। हालांकि जो दलहन होता है उसमें फसल नहीं चाहिए होता है
तो जहाँ पर बारिश कम होती है या फिर जहाँ बिल्कुल कम होती है वहाँ पर हम दलहन की खेती करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा रबी की फसल, ये आपका अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक होता है। इसमें हम लोग एक्चुअली गेहूँ, आलू, जौ, चना, मटर, अलसी, तंबाकू, सरसों ये सब देखते हैं। ठीक है, आप सभी चूँकि गाँव से होंगे, मतलब आप में से लगभग 80 या 90% लोग गाँव से होंगे, तो उनको अच्छे से आइडिया होगा। उसके बाद फिर जायद की बात करें तो उड़द, ककड़ी, तरबूज, मतलब ये जो हम मार्च अप्रैल मई में खाते पीते हैं, ककड़ी हो गया, असल मतलब ये सब चीज़ें, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी जायद में आ जाती हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें देखो बहुत ही आसान है, जैसे कि ये वाला हो गया। देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यूपी के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र जैसे कि लखनऊ में आम, सहारनपुर में आम और आगरा में आलू है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी में होती है, कन्नौज में होती है, प्रयागराज में होती है और लखनऊ में होती है, मिर्ज़ापुर में होती है, जौनपुर में होती है। और हालांकि जौनपुर में हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कहाँ होती है, बट इसमें ऐसा है तो चलो हम लोग देख लेते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि फूलों की वहाँ पे खेती होती है। हाँ, बट लोग शौक की वजह से ज़रूर उसको यूज़ करते हैं। फसल की बात करें तो गन्ने की फसल हो गया, राइट, सरसों की फसल हो गया, गेहूं की फसल हो गया, धान की फसल हो गया, कपास की। देखो जो कपास है इसमें पानी कम चाहिए होता है, तो ये बुंदेलखंड, रुहेलखंड, गंग इन सब चीज़ में है। और बाकी जो गेहूं है वो आपका यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, पूर्वी में भी होता है लेकिन पश्चिम ज़्यादा होता है। और गन्ना की बात करें तो तराई क्षेत्र या फिर जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। और सरसों की बात करें तो एमपी और पश्चिम यूपी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेन फसल की यूपी की, तो इससे आम की फसल की बात करें तो आम की फसल कहाँ होती है, तो ये पश्चिमी यूपी में होती है, प्लस ये मध्य यूपी में होती है। अगर हम बात करें लीची तो ये सहारनपुर और मेरठ में होती है। संतरा की बात करें तो ये सहारनपुर में होती है। केला की बात करें तो ये प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, वाराणसी, गोरखपुर में होती है। अमरूद की बात करें तो ये प्रयागराज, कौशाम्बी, बरेली, फैजाबाद में होती है। उसके बाद फिर अगला है यूपी में सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो देखो यूपी में, देखो यहाँ से आप लोग देखो, एक सेकंड पहले इसको चालू कर लेते हैं। तो ये देखो, ये है आपका NH2, ठीक है, ये कहाँ से, वाराणसी वगैरह से ऐसे है। उसके बाद फिर ये वाला है NH25, ठीक है, ओके ग्रेट, बस इतना ही देखो। उसके बाद ये NH7 है ये वाला। उसके बाद यूपी में पहली बस सेवा, तो ये सब फ्रेंकली स्पीकिंग आएगा नहीं, ठीक है, ये सब बस टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसको आप सभी छोड़ दो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है सब। उसके बाद फिर अगला है ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यूपी में प्रमुख एक्सप्रेस वे, तो ये इंपॉर्टेंट आ चूँकि अभी कई सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और चल भी रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ताज एक्सप्रेस वे आपका कहाँ, ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। इसकी जो लेंथ है 165 किलोमीटर है और ये 100 मीटर चौड़ा है, 6 लेन का है ये, ठीक है। और यह एक्सप्रेस वे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा से होकर ये लखनऊ तक जाता है। कौन सा है ये, तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया, ठीक है, क्या गलत हुआ, देखो ये जो यहाँ पर है ये एक्चुअली गौतम बुद्ध ये जो ताज एक्सप्रेस की बात हो रही है यहाँ पे, बट ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये दूसरा वाला है जो मतलब ये आगरा से लखनऊ पर है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और ये 6 लेन का है। चूँकि मैं यहाँ पे गया था तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे के राउंड आप लखनऊ से आगरा तक पहुँच सकते हैं। 302 किलोमीटर का है और ये आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 2016 में चालू किया गया था, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे आपात लैंडिंग हेतु सवा 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी इस पर बनी है, ठीक है। यह 10 जिलों में होके जाता है, जैसे कि आगरा हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर को छूते हुए आता है ये, उन्नाव हो गया, हरदोई हो गया, लखनऊ तक आता है, ठीक है। अगर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये आगरा से ये इलाहाबाद से लेकर मेरठ तक जाएगा। ये 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस है जो कि अभी काम चल रहा है इस पर, ठीक है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से शुरू होता है, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ हेतु आगरा तक इलाहाबाद तक जाता है। और ओके, अपर गंगा कैनाल की बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेल, एक सेकंड ये भी देख लेते हैं, थोड़ा बच रहा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रेल विद्युत का संगठन इलाहाबाद में है, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है, डीजल लोकोमोटिव वर्ग वाराणसी मधुबड़ी में है। और रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। रेलवे की सवारी का डिब्बों का निर्माण रायबरेली में होता है। उसके अलावा फिर अगला है रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है और रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई यूपी में है। अगर हम बात करें वायु परिवहन का, तो इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन ये बमरौली इलाहाबाद में है। आर्मी एविएशन आपका झांसी में है और आर्मी पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट ये बख्शी तालाब और लखनऊ में है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे कि चौधरी चरण हवाई अड्डा
कहाँ पर है ये आपका अमौसी में है, मतलब कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री ये बाबतपुर यानी कि वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में है। और कुशीनगर हवाई अड्डा ये कुशीनगर में, नाम से ही क्लियर है। उसके बाद फिर अगला यूपी में प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले की बात करें तो अगर हम बात करें सोनभद्र की, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति हैं, और यहाँ पे उनका जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है, और सर्वाधिक वन है, ठीक है, सोनभद्र में। उसके बाद फिर अगला है आपका प्रयागराज। यहाँ पे सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय भी है, बिकॉज ये सबसे ओल्ड है, राइट। और सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला भी है प्रयागराज, और यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग भी है यूपी का, ठीक है। उसके बाद अगला है रायबरेली। यहाँ पर सर्वाधिक नहरें हैं, मतलब कि कैनाल्स हैं। और भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री है राज्य की, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है मथुरा। यहाँ पे यूपी के सबसे ज़्यादा जो फेयर है, लाइक मेले, यहीं पर लगते हैं। उसके बाद फिर अगला है गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता यहीं पर है, प्रति व्यक्ति आय यहीं पर ज़्यादा है। आपको अगर आप साक्षर होंगे तो शायद आप कमाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अगला है राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर यहीं पर है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क यहीं पर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर है। महिला उद्यमी पार्क भी यहीं पर है। उसके बाद फिर अगला है बिजनौर। हम अगर बिजनौर की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी तट पर है। हम लोगों ने इसको थोड़ी देर पहले देखा था। उसके बाद फिर अगला है बदायूं। सर्वाधिक जिलों में सीमा बनाता है ये। और यूपी की बात सॉरी लखनऊ की बात करें तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यहीं पर है। उसके बाद फिर अगला है राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन और उत्पादन कहाँ पर है, वो लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर है, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पे चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, तेल, मसाला, परफ्यूम। आगरा की बात करें तो संगमरमर, हस्तशिल्प सामान, कारपोरेट और सिल्क। वाराणसी की बात करें तो रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। नोएडा की बात करें तो रत्न, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक और परिधान, चमड़ा, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। झांसी और ललितपुर की बात करें तो यहाँ पे पीतल का सामान। उसके बाद फिर अगला है मुरादाबाद। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलात्मक आभूषण, ज्वेलरी और आर्ट आर्ट मेटल वेयर है। अगर हम बात करें यूपी में हम अगर बात करें कि यूपी में रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो देखो, ऊपरी गंगा नदी है एक तो, राइट। उसके बाद नवाबगंज पच्ची, ये कहाँ पर, उन्नाव में है। फिर पार्वतीयर का गोंडा में है। फिर समसपुर ये रायबरेली में। फिर सरतई इटावा में है। शांडी ये हरदोई में आपका, समन ये मैनपुरी में। सूरसरोवर आगरा में है। तो ये सब बड़ा आसान था। अब हम यूपी के इतिहास की बात करते हैं। तो यूपी के इतिहास की बात करें तो देखो 600 से लेके 600 ईस्वी तक अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यवर्त के प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, और रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है। भगवान बौद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, तथा भगवान बुद्ध के जो डेथ हुई थी कुशीनगर में हुई थी। और अगर हम बात करें 16 महाजनपदों में से 8 जो हैं वो यूपी के हैं। जैसे कौन कौन से हैं, आ, कुरु है, पांचाल है, काशी है, कौशल है, चेदी है, मल्ल है, वत्स एवं सुरसेन, ये सारे यूपी के हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मध्य काल, मतलब कि 1200 से लेकर 1857 तक, तो उत्तर प्रदेश के 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम शासन का स्थापित हुआ था। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। अकबर ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की, तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। उसके बाद फिर अगला है ब्रिटिश काल 1957 से लेकर 1947 तक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे ब्रिटिश काल की शुरुआत उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, से गठित कर दिया गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था। प्रारंभ में यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर हम बात करें 1947 से लेकर अब तक की, तो यहाँ पर देखो 1947 से लेकर स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य का प्रशासनिक इकाई बन गया था। 2 वर्ष के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल और रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया था। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से 13 जिलों से अलग करके उत्तरांचल के इसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। और अगर हम बात करें तो ये था हमारा यूपी का छोटा सा हिस्सा। अब कुछ और हम फैक्ट वाले चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। भौगोलिक स्थिति इसकी 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश में। और अगर हम बात करें 77, ये देखो ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
और ये डेटा आप ऐसे भूल भी जाएंगे, आप इसको एक बार कहीं पर लिख लो, उसको आप रटो, फिर वो याद हो जाएगा। उसके बाद यूनेस्को द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश में विश्व विरासत स्थल कौन कौन से? आगरा का ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है और ताजमहल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शासन संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी आरंभ खान बिस्मिल्लाह खान ने की थी। हिंडाल्को स्थापित कहाँ पर है? वो रेणुकूट में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है यूपी में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी। यूपी में खाप पंचायत की व्यवस्था जाटों ने की थी। और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। उसके बाद फिर अगला है यूपी उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त राज्य आयोग राज्यपाल, ये सब तो देखो इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया है। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है यूपी में? तो ये देखो झांसी मंडल हो गया। और उसके साथ साथ ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये दो मतलब ये 4 जगह पाई जाती है। एक तो झांसी मंडल हो गया, मतलब जालौन हो गया, झांसी हो गया और ललितपुर हो गया। और उसके अलावा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। उसके अलावा अगर हम बात करें देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1863 में, सॉरी 1866 में हुआ था। उसके बाद फिर हमारा अगला जो है ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस मार्ग से गुजरेगा? अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो जाहिर सी बात ये लखनऊ जाएगा और बाराबंकी होते हुए, अमेठी होते हुए, सुल्तानपुर, फैजाबाद मतलब अयोध्या होते हुए, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। उसके बाद फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यानी कि कैड की स्थापना कहाँ हुई? तो ये लखनऊ में हुई होगी या होगी, सॉरी। उसके बाद फिर अगला है चिलास नामक घास बहुतायत यात्रा में पाई जाती है। ये कहाँ पर? ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। उसके बाद फिर अगला है कौमी आवाज़ पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ नामक पत्र को जारी किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला है आ, उत्तर प्रदेश में आईआईटी कितने संस्थान हैं? तो 2 हैं, देखो एक तो आईआईटी कानपुर है और एक आईआईटी बीएचयू, ठीक है। उसके अलावा ये है कि घाघरा नदी पर बना प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, तो ये है चहलारी घाट पुल, ठीक है। चहलारी घाट पुल कहाँ पर है? ये घाघरा नदी पर बना हुआ पुल है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है केंद्रीय हिंदी संस्थान किस शहर में स्थित है? ये आगरा में स्थित है। उसके बाद फिर अगला है यूपी का क्षेत्रफल, राइट, 7.3% है। कितना है? 7.3% है यूपी का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, वाराणसी में पड़ता है ये। और उसके बाद फिर अगला है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1554 में किया था। उसके बाद भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, भारत का सिराज जौनपुर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? तो ये वृंदावन में है, ठीक है। उसके बाद फिर है शेर बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे। इत्र का उद्योग कन्नौज में होता है, ठीक है। ये पूर्व के ग्रास के रूप में जाना जाता है। उसके बाद फिर अगला है मह सॉरी 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 ये है महदहा और दमदमा पुरातन स्थल प्रतापगढ़ में है। यहाँ पर एक बार अगर मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ पर ज़रूर विजिट करूँगा, आप लोग भी जाना तो विजिट करना। और यूपी के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो ये पारसी के अनुयायी कम है, सब ज़्यादा कौन है? हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद बौद्धिज्म वाले हैं, उसके बाद सिख वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रदेश में पेयजल, तो ये सब चीज़ें देखो ये सब बहुत पहले की है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाला चीज़ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि ये है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे, ठीक है, इसको धुंधुपंत भी कहता है। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद की लियाकत अली, बरेली की बहादुर खान, फैजाबाद के मतलब आज के अयोध्या के अजीमुल्ला, मथुरा की बात करें तो देवी सिंह, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरठ की तो ये कदम सिंह, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। और प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभाल, प्रथम राष्ट्रपति शासन ये 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है, ठीक है। प्रदेश में सटे राज्य हैं, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। उसके बाद फिर अगला है सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है, उत्तरी में सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली। उसके बाद फिर अगला है सबसे ओके
उसके बाद अगला है कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा टच करता है सोनभद्र। उसके बाद फिर अगला है यूपी में लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा वाला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 तरफ से ललितपुर घिरा हुआ है। उसके बाद फिर अगला है प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ था, तो जॉर्ज यूल इलाहाबाद में हुआ था 1888 में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में 1892 में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में 1899 में हुआ था, राधा रामकृष्ण गोखले थे उसके सदस्य ये 1905 में हुआ था। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको ये बताता हूँ। एक सेकंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो ये देखो, इसमें जो कानपुर वाला है ये सरोजनी नायडू वाला, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके अलावा अंबिका चरण मजूमदार, ये 1916 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, ये जो लखनऊ वाला हुआ था। और JB कृपलानी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा यूपी का स्पेशल रैपिड रिवीजन। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें बिकॉज आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जाना चाहिए। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और उनसे आग्रह करें कि वो भी हमारे PCS सर्कल चैनल के साथ जुड़े। और मेंस के लिए पेपर 5 और पेपर 6 का फ्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, फ्री गाइडेंस वाला, ठीक है। तो आप सभी को पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी लिंक वाले फॉर्म को फिल कर लीजिए सो दैट हम लोग मेंस की बातें करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपी वाले सारी वीडियो जो भी आते जाएँ आप लोग जल्दी जल्दी उसको देखते जाएँ सो दैट आपका रिवीजन भी होता जाए। प्लस अगर कोई चीज़ अगर आप लोग न्यू, मतलब वहाँ पे मैं ट्रिक की बातें करता हूँ तो हो सकता है आप कई सारी चीज़ें न्यू सीख जाएँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।